अस्सलाम वालेकुम। आज के पाकिस्तान लाइव के साथ मैं हूं अली डार और मैं हूं आयशा सलमान। पाकिस्तान लाइव में आपको खुशामदीद कहेंगे और सबसे पहले नज़र डालेंगे आज की टॉप स्टोरीज पर। तो आज पाकिस्तान लाइव में हमारी पहली टॉप स्टोरी है, पीसीबी का अहम इजलास जारी है। मिकी और बाबर की हाजिरी आज मुतवक्के है। दोनों आज हाजिर होंगे, रिपोर्ट पेश करेंगे कि कहाँ पर नाकामियाँ हुई वर्ल्ड कप में, तमाम तर सिचुएशन पर आज पाकिस्तान लाइव में हम बात करेंगे। बिल्कुल इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा फैज़ाबाद धरना अमल दरामद केस, उस समाअत में आज क्या हुआ और आगे क्या होने जा रहा है, क्या अदालत की जानिब से बताया गया है, उसकी भी तफसीलात आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा नवाज शरीफ का दौरा कोयटा और वहां पर उनके डेरे, क्या हैपनिंग चल रही है, कौन कौन उनकी पार्टी में शामिल हो चुका है और अब क्या लाहे अमल होगा, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। और एक और बहुत अहम बयान जो सियासत में कल से गर्दिश कर रहा है और वो ये कि शहबाज शरीफ कहते हैं कि बिलावल उनका छोटा भाई है। इस तरह के बयान के बाद बिलावल जिस तरह से नून लीग पर तनकीद करते हैं या फिर नवाज शरीफ पर तनकीद करते हैं, ऐसी सिचुएशन में शहबाज शरीफ का ये बयान क्या मायने रखता है और इसके पीछे क्या हकाइक हो सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे पाकिस्तान लाइव में। और इसके अलावा एक और बहुत अहम इशू IMF के हवाले से। बिल्कुल, डील के बहुत हम करीब पहुंच गए हैं। वो डील क्या है, उससे क्या रिलीफ मिलेगा, उसको भी आज के पाकिस्तान लाइव के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आयशा बात करेंगे स्पोर्ट्स के हवाले से। जी हाँ, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नाकिस कारकर्दगी के बाद इकदाम भी किए जा रहे हैं। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से डायरेक्टर मिकी आर्थर और हेड कोच ब्रैडबर्न की मुलाकात हुई है। मिकी आर्थर और ब्रैडबर्न अपनी रिपोर्ट्स पेश करेंगे। ज़का अशरफ उनकी रिपोर्ट्स और साबिक क्रिकेटर्स की तजावीज़ की रोशनी में कुछ अहम फैसले लेंगे। कप्तान बाबर आजम इसके बाद ज़का अशरफ से मिलेंगे। आज ये उनकी मुलाकात होगी। बाबर आजम अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे और क़यादत करने या ना करने के बारे में आगाह भी करेंगे कि वो आगे टीम को लीड करेंगे या फिर नहीं। बिल्कुल अहम मुलाकातें होंगी और मुतवक्के तौर पर कुछ अहम फैसले भी किए जाएंगे। तजावीज़ की रोशनी में फ़ैसले किए जाएंगे। बाबर आजम भी अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे, बताएंगे कि क्या तमाम तर मामला थे। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नाकिस कारकर्दगी की वजह से ये तमाम तर मेल मुलाकातें हो रही हैं और इस पर मज़ीद तफसीलात भी जान लेते हैं। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी अशरफ, PNN के स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, आज ये अहम मुलाकात होने वाली है, आपके ज़राए क्या बताते हैं और कितने बजे बाबर मुलाकात के लिए आएंगे और मिकी आर्थर की मुलाकात कब है? जी आयशा, बिल्कुल इस वक्त मैं नेशनल अकेडमी के बाहर खड़ा हूँ, जहाँ पर जो चेयरमैन पीसीबी हैं ज़का अशरफ, हेड कोच मिकी आर्थर, जो टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर हैं, हेड कोच और टीम मैनेजर जो हैं एहसानो हक, उनके साथ यहाँ पर मुलाकात शुरू हो चुकी है और वो अपनी जो रिपोर्ट है वो चेयरमैन पीसीबी को पेश कर रहे हैं। अभी फौरी तौर पर कुछ कहना कि इस मुलाकात का नतीजा जो क्या होगा ये कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन ये बड़ी अहम मुलाकात हो रही है जिसमें इन टीम मैनेजमेंट के जो कोचिंग स्टाफ है इनके मुस्तकबिल का भी फैसला इसी रिपोर्ट की रोशनी में होगा। और यहाँ पर जो आज रिपोर्ट पेश की जाएगी कि आखिर वर्ल्ड कप में ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान टीम जो नंबर 1 और नंबर 2 की हैसियत से वर्ल्ड कप में शरीक हुई थी उसका डिबैकल क्यों हुआ और पाकिस्तान की नाक़िस कारकर्दगी की वजह है, वो सबसे पहले अभी पीसीबी जो कोचिंग स्टाफ है उनसे पूछा है। और उसके बाद ये जो मुलाकात है कप्तान बाबर आजम के साथ वो पीसीबी हेडक्वार्टर में होगी और ज़का अशरफ इस मुलाकात के बाद पीसीबी हेडक्वार्टर चले जाएंगे। वहाँ पर बाबर आजम थोड़ी देर तक पहुँचने वाले हैं और वहाँ पर मुलाकात होगी और बाबर आजम अपना मौक़िफ़ और जो वर्ल्ड कप की कारकर्दगी के हवाले से तमाम वहाँ पर चेयरमैन को ब्रीफ करेंगे। चेयरमैन पीसीबी और जो बाबर आजम के दरमियान जो मुलाकात है वो 1-to-1 होगी। उसमें टीम मैनेजमेंट या किसी सिलेक्शन कमेटी या कोई दूसरा ओहदेदार वहां पर मौजूद नहीं होगा। लेकिन ये बात ज़रूर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब इस टीम के लिए कुछ करना चाहता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो आज इनसे रिपोर्ट तलब की गई है, इस रिपोर्ट की रोशनी में कोचिंग स्टाफ के मुस्तकबिल का फैसला होगा, क्योंकि पाकिस्तान टीम ने फौरी तौर पर अगले माह ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है, जहाँ पर ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 3 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। तो उससे पहले अभी सिलेक्शन कमेटी का ऐलान होना है। तो आज जो रिपोर्ट पेश करेंगे, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि जो मिकी आर्थर हैं, जो टीम डायरेक्टर हैं, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी ये तजवीज़ दी है कि फौरी तौर पर टीम में बड़ी तब्दीलियां ना की जाएं। अब ये देखना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है वो मिकी आर्थर की इस बात को किस हद तक संजीदा तौर पर लेते हैं और टीम में क्या बड़ी तब्दीलियां करते हैं या टीम मैनेजमेंट ही वो तब्दील कर देते हैं। मिकी आर्थर के मुस्तकबिल का फैसला भी आज की जो रिपोर्ट है इसकी रोशनी में किया जाएगा। जी आशा।
ठीक है चौधरी अशरफ, आप वहीं पे मौजूद रहिएगा। आप नेशनल क्रिकेट एकेडमी के बाहर मौजूद हैं, वहाँ की हवाएं क्या हैं, किस तरह से आप समझते हैं कि आज कुछ बड़ी तब्दीली तो नहीं होने वाली? सबकी नज़रें यहीं पर हैं, जो आज अहम मुलाकात होने वाली है बाबर आजम की चेयरमैन पीसीबी के साथ। इसी पर बात कर लेते हैं। अजहर खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं। अस्सलाम वालेकुम अजहर खान साहब, बड़ी अहम एक मीटिंग होने वाली है, मिकी आर्थर की भी होगी और बाबर भी पहुँचेंगे मुलाकात के लिए चेयरमैन पीसीबी से। आपको क्या लग रहा है, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि क्या होने वाला है, या फिर ये सब सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि जो फैंस हैं, जो एक गम और गुस्सा पाया जाता है, उससे थोड़ा ठंडा किया जा सके, इसलिए ये इकदाम किए जा रहे हैं सारे? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बाबर आजम की जो मुलाकात है या मिकी आर्थर की, उसमें चेयरमैन पीसीबी जो है वो उनसे क्या इन राइटिंग जो है वो रिपोर्ट ले चुके हैं, क्या उन्होंने सबमिट कर दी है, क्या उसकी रिपोर्ट को चेयरमैन पीसीबी ने पढ़ लिया है, या उसके जो निटी ग्रिटिस है उसको फॉलो किया है? क्योंकि नेचुरली जो रिपोर्ट है वो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पहले मिल गई होगी या नहीं मिली, तो सब लोगों ने तो मैचेस देखे हैं, सबको ये पता है कि कहाँ पर चीजें जो है वो नामुमकिनात में मुमकिन बनी है और मुमकिनात में मुमकिन नामुमकिनात बनी है। ये समझता है कि इस मीटिंग से कोई आपको, हाँ एक चीज हो सकती है कि अगर बाबर आजम ने खुद ही ये डिसाइड कर लिया है कि वो अब कैप्टनसी को खैराबाद कह के और वो एज ए बैट्समैन बैटर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट की खिदमत करेंगे, तो वो अलग बात है। अब डिसीजन ये लेना है कि अगर बाबर आजम नहीं है तो फिर उसकी जगह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसको डोमिनेट करता है। तो अब ये सारा अजहर खान साहब, अगर आज ऐसा कोई सरप्राइज हो जाए तो जिसकी आप बात कर रहे हैं कि बाबर खुद ही स्टेप बैक कर दें कि मुझे कैप्टनसी करनी नहीं है, या फिर पीसीबी कह दे कि आप किसी एक फॉर्मेट से हट जाएं और बाकी फॉर्मेट में आप कंटिन्यू करें, तो उसके बाद क्या सिचुएशन होगी? क्या जो हमारी क्रिकेट है ये अफोर्ड कर सकती है? हमारे पास बाबर से अच्छा या उससे बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला बैटर तो नहीं है समहाउ, लेकिन कैप्टनसी में आपको लगता है कौन इस तरह का उम्मीदवार होगा जो बाबर के लेवल का काम कर सके, जिस तरह बाबर टीम को जीरो से लेकर अब यहाँ तक पहुंचाया टीम को बाबर ने? देखिए जी, 4 साल तो बाबर जो है वो पाकिस्तान टीम की कैप्टनसी करते रहे हैं और उन्होंने जिस तरह भी कप्तानी की है उसको मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उनके चेयरमैन भी आए, उनके कोचेस भी डिफरेंट आए, उनके थिंक टैंक भी डिफरेंट आए, मगर क्या उन्होंने बाबर की कप्तानी में कोई निखार देखा, कोई ऐसी चीज देखी कि वो समझ नहीं आने वाले वक्त में भी यही जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व करेंगे? तो अगर ऑस्ट्रेलिया का जो टूर है ये कोई आसान टूर नहीं है, ये कभी भी पाकिस्तान के किसी भी कैप्टन ने जितने भी टूर हुए हैं उसमें कोई उन्होंने अनहोनी नहीं की, हमेशा हम हार के आए हैं। तो क्या बाबर आजम अगर वो कप्तान नहीं बनते तो एक ऐसे बंदे को कप्तान बना दें जो कि पहले पाकिस्तान टीम में मौजूद भी नहीं है, और अगर वो टीम का कप्तान बनता है तो क्या गारंटी है कि ऑस्ट्रेलिया के टूर के बाद अगर वो डिजास्टर होता है तो उसको भी कप्तानी से हटा दिया जाएगा? जिसको भी अगर आपने बाबर आजम की जगह कैप्टन बनाना है तो प्लीज गिव हिम 2 years ताकि वो ये पूरी तरह अपनी जो डिसीजन है वो ले सके, उसको पीस ऑफ माइंड हो, मेंटली स्ट्रॉन्ग हो। चौधरी साहब शॉर्टली कमेंट कीजिएगा कि अगर बाबर को कैप्टनसी से हटाया जाता है या वो खुद हट जाते हैं, उनकी जगह कोई और आता है, तो टीम अफोर्ड कर सकती है टीम में 2 कैप्टन का होना? क्योंकि लड़कों का आपस में मिलना जुलना और एक कैप्टन को फॉलो करना भी बड़ा जरूरी है। जब टीम में 2 कैप्टन हों तो कितनी तबाही होती है? कि अगर 2 कप्तान होंगे अजहर खान साहब ग्रुपबंदी शुरू हो जाएगी, वो अपने जो टीममेट। अजहर खान साहब हमारे साथ मौजूद नहीं है, उनसे कांटेक्ट करेंगे। एक अहम मुलाकात होने वाली है बाबर आजम की और मिकी आर्थर की मुलाकात होगी, इस हवाले से आपको लम्हा बलम्हा अपडेट भी रखेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि उनसे जो रिपोर्ट तलब की जाएगी कि आपकी कैसी कारकर्दगी रही है वर्ल्ड कप में, उस पर बात की जाएगी और उसकी रोशनी में ही आगे कुछ अहम फैसले किए जा सकते हैं। अगले महीने दौरे ऑस्ट्रेलिया बहुत अहम है और सबकी नज़रें उस पर हैं, और ये भी कुछ ज़राए बता रहे हैं कि शायद किसी एक फॉर्मेट से उन्हें कैप्टनसी से हटा दिया जाए और बाकी 2 फॉर्मेट में वो पाकिस्तानी टीम को लीड करें। पीसीबी में ये अहम बैठक आज होने जा रही है और कल भी कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं। वर्ल्ड कप में कौमी टीम की नाकिस कारकर्दगी के बाद मुशावरत का सिलसिला भी जारी है और चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की आज भी अहम मुलाकातें हैं। मिकी आर्थर और बाबर आजम से वो मिलेंगे, बाबर आजम की चेयरमैन ज़का अशरफ से 1-on-1 ये मुलाकात होगी और बाबर आजम वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी की वजूहात पर रिपोर्ट भी पेश करेंगे चेयरमैन पीसीबी को। बाबर आजम के बतौर कप्तान
कप्तान मुस्तकबिल का फैसला भी आज मुतवक्के है। ज़राया ऐसा बताते हैं बाबर आजम को टेस्ट टीम का कप्तान बरकरार रखने की तजवीज़ दी गई है और वनडे और T20 फॉर्मेट के लिए नया कप्तान लाने की तजवीज़ भी सामने आई है। हेड कोच ग्रांट ब्रैडबर्न और टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर की ज़का अशरफ से मुलाकात होगी, जिसके बाद कुछ अहम फैसले भी मुतवक्के हैं और बाबर आजम की कैप्टनसी का फैसला भी किया जा सकता है। एक और अहम मामला, ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय क्रिकेट बोर्ड पर उंगलियां उठने लगी हैं। बरतानवी मीडिया ने भी BCCI पर न्यूजीलैंड और भारत के दरमियान आज होने वाले सेमीफाइनल की पिच तब्दील करने का इल्ज़ाम आयद कर दिया है और क्रिकेट वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल आज भारत और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान खेला जा रहा है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक BCCI ने ICC की इजाज़त के बगैर सेमीफाइनल मैच की पिच तब्दील की है। भारतीय बोर्ड ने वर्ल्ड कप में 2 बार इस्तेमाल होने वाली पिच को एक बार फिर इस्तेमाल करने का फैसला किया। बरतानवी मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि भारत ने स्पिनर्स के लिए साजगार पिच का इंतखाब किया ताकि उनके स्पिनर्स को मदद मिल सके। मुंबई के वाखेडे स्टेडियम में सेमीफाइनल के लिए पिच नंबर 7 इस्तेमाल हुई थी, जो कि पहले भी इस्तेमाल नहीं हुई। अब बात करते हैं आज की एक अहम समाअत के हवाले से, अहम केस के हवाले से। तो सुप्रीम कोर्ट में फैज़ाबाद धरना अमल दरामद केस की समाअत, चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि आपने नज़रसानी की दरख्वास्त दायर ही क्यों की थी। 4 साल लटकाए रखा, ये नहीं होगा कि ऊपर से हुक्म आया है तो नज़रसानी दायर कर दी। सच सबको पता है कि बोलता कोई नहीं है, पाकिस्तान मजाक नहीं, आपने पूरे मुल्क को सर पर नचा दिया है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि कमीशन जिसे बुलाए और वो ना आए तो कमीशन उसे गिरफ्तार भी करा सकता है। 60 दिन के अंदर कमीशन की रिपोर्ट आएगी, उसे हम देख लेंगे। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए हैं कि कमीशन को इख्तियार है कि वो साबिक वज़ीर आज़म, DG ISI समेत किसी को भी बुला सकता है। अदालत ने हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। आज की यह अहम तरीन समाअत थी जिससे आपको अपडेट किया है। फैज़ाबाद धरना केस, वफाकी हुकूमत ने फैसले पर अमल दरामद के लिए इंक्वायरी कमीशन अब तश्कील दे दिया है। फैसले पर अमल दरामद के लिए बनाए गए कमीशन का नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है। कमीशन की सरबराही IG रिटायर्ड अख्तर अली शाह करेंगे, जबकि 3 रुकनी कमीशन में साबिक IG ताहिर आलम खान और एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला खुशहाल खान शामिल हैं। इंक्वायरी कमीशन फैज़ाबाद धरने के मुहर्रिकात की तहकीकात भी करेगा। इंक्वायरी कमीशन तहरीक लब्बैक की गैर कानूनी माली इमदाद करने वालों की निशानदही भी करने जा रहा है, जबकि धरने के हक़ में फतवा और बयानात जारी करने वालों की भी निशानदही की जाएगी। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं। हमें ज्वाइन किया है शबिया नकवी ने, नुमाइंदा। शबिया नकवी, ये बताइएगा कि जो ये कमीशन कायम किया गया है, वफाकी हुकूमत ने जो कमीशन बनाया है, इंक्वायरी कमीशन, ये कितने दिन में इन्वेस्टिगेशन करेगा और किस तरह से इस रिपोर्ट को मुरतब किया जाएगा? जी बिल्कुल, आज जो है फैज़ाबाद धरना केस की चौथी समाअत थी और इसमें जो है वफाकी हुकूमत की जानिब से इंक्वायरी कमीशन जो है उसका नोटिफिकेशन भी जो है वो सबमिट करवाया गया और उसके बाद बताया ये गया कि 3 मेंबरान होंगे उसके, जिस पर चीफ जस्टिस ने ये सवाल किया अटॉर्नी जनरल से कि जो इंक्वायरी कमीशन है उसमें वजारत दिफा से कोई नहीं है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब देते हुए कहा कि सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत वो पाबंद होंगी इंक्वायरी कमीशन से ताउन करने पर। ताहम इस इंक्वायरी कमीशन पर इब्सार आलम जो है उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उन्होंने कहा कि 2 रिटायर्ड अफसरान जो है वो किस तरह साबिक DG ISI हैं या चीफ जस्टिस हैं या वज़ीर आज़म को बुला सकते हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी को भी इस्तिस्ना हासिल नहीं है, कमीशन जिसको भी बुलाएगा उसको आना होगा और वरना उसको गिरफ्तार किया जाएगा। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि अदालत ने नोटिस किया था तो शेख रशीद आज जो है वो अदालत में पेश हुए थे और उन्होंने दरख्वास्त जो नज़रसानी की उसको वापस लिया, जिस पर उनकी दरख्वास्त खारिज कर दी गई, लेकिन उस पर चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि ये मजाक नहीं है कि आपका जब दिल करे आप दरख्वास्त दायर कर दें और जब दिल करे वापस ले लें। पाकिस्तान मजाक नहीं है, सच हर कोई जानता है मगर बोलने की हिम्मत कोई नहीं करता। इस पर जो वकील थे शेख रशीद की, उन्होंने कहा कि आजकल सच बोलना या हिम्मत करना ही सबसे मुश्किल काम है। जबकि चीफ जस्टिस ने यह कहा कि दरखास्तें जो हैं वो दायर कर दी जाती हैं लेकिन सालों उनकी समाअत नहीं होती। इस पे हम पर भी सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट को कोई बाहर से कंट्रोल करता है। ताहम जो केस की समाअत है वो 22 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। 60 दिन के अंदर कमीशन अपनी रिपोर्ट देगा और उसके बाद इस पर समाअत होगी। जी
ठीक है शबीर, ये भी बताइएगा कि आज जो ये कमीशन बनाया गया है इस हवाले से कौन कौन से नाम हैं, कौन इसको हेड करेगा, एक तो ये भी बताइएगा और दूसरा ये बताएं कि कौन कौन आज पेश हुआ है अहम समाअत पे। जी बिल्कुल, अदालत के नोटिस पे जो है वो शेख रशीद जो है वो खुद पेश हुए थे, क्योंकि पिछली समाअत में हमने देखा था कि उनके वकील जो हैं वो पेश नहीं हुए थे, जिस पर अदालत ने नोटिस किया था कि शेख रशीद जो हैं वो खुद यहाँ पर पेश हों, और वो पेश हुए। उन्होंने कहा कि वो दरख्वास्त जो नसानी की है उसको वापस लेंगे। इसके बाद हम देखा कि जो कमीशन है, क्योंकि वफाकी हुकूमत की तरफ से भी कहा गया था कि आज जो है कमीशन का जो है वो जमा करवा दी जाएगी, तो कमीशन के जो नोटिफिकेशन था वो जो है 3 रुकनी कमीशन का, वो भी आज अदालत में जमा करवा दी गया। 60 दिन का टाइम दिया गया है, 60 दिन में कमीशन अपनी इंक्वायरी ठीक है, 60 दिन में कमीशन अपनी इंक्वायरी मुकम्मल करेगा। आपने तफसीलन अपडेट किया जहाँ मामले के हवाले से, शबिया नकवी बहुत शुक्रिया आपका। एक और अहम खबर से भी आपको अपडेट करें कि एक और अहम मामला है, और वो है कि अपने शौहर से तन्हाई में मुलाकात की इजाज़त दी जाए। चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर कर दी गई है। ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अदालती अहकामात पर हर मंगल को चेयरमैन PTI से मुलाकात की इजाज़त है। अहलकारों की मौजूदगी में मुलाकात के बायस ख़ानदान के मामलात पर बात नहीं हो पाती। इस्तदा है कि सुप्रिटेंडेंट अडयाला को मेरी शौहर से तन्हाई में मुलाकात के लिए अहकामात जारी किए जाएँ। इस अहम मामले पर तफसीलात भी जानेंगे। अभी आपको अपडेट करें कि ये दरख्वास्त दायर की गई है, यह मौक़िफ़ अपनाया गया है कि मुलाकात की इजाज़त दी जाए तन्हाई में। अहलकारों की मौजूदगी में मुलाकात के बायस ख़ानदान के मामला डिस्कस नहीं किए जा सकते। अडयाला जेल को मेरी शौहर से तन्हाई में मुलाकात के लिए कहा गया है, अपने शौहर से तन्हाई में मुलाकात की इजाज़त दी जाए। एक और दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है बुशरा बीबी की तरफ से। अदालती अहकामात पर हर मंगल को चेयरमैन PTI से मुलाकात की इजाज़त है, ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं, मैं ज्वाइन किया है आदिल सईद अब्बासी ने। आदिल सईद अब्बासी, तफ़सीलन बताइएगा कि क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है। देखिए, चेयरमैन तरीके साहब की अहलिया और साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि अपने शौहर से तन्हाई में मुलाकात की इजाज़त दी जाए। इस दरख्वास्त में कहा गया है कि अदालती अहकामात पर हर मंगल को चेयरमैन तरीके साहब से मुलाकात की इजाज़त है। एहलकारों की मौजूदगी में मुलाकात के बाद खानदान के मामलात पर बात नहीं हो पाती। दरख्वास्त में इब्तिदा की गई है कि सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल को मेरे शौहर से तन्हाई में मुलाकात के लिए अहकामात जारी किए जाए। जी ठीक है, आपने अपडेट किया। आदिल सईद अब्बासी, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अपने शौहर से तन्हाई में मुलाकात की इजाज़त दी जाए, ये दरख्वास्त दायर की गई है बुशरा बीबी की जानिब से। आगे बढ़ेंगे। इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भारत में मजहबी अक़लियतों के खिलाफ जारी मसालिम और इस्तेहसाल पर डोजियर जारी कर दिया है। वज़ीर आज़म ने हिंदुस्तान में अक़लियतों के इस्तेहसाल से मुताल्लिक़ IPRI का तैयार शुदा तफसीली डोजियर लॉन्च कर दिया है। डोजियर में मुसलमानों, मसीही बरादरी और दीगर मज़ाहिब की इबादत गाहों की बेहुरमती के वाक़यात को शामिल किया गया है। डोजियर में कहा गया है कि 2014 के बाद से हिंदुस्तानी हुकूमत अक़लियतों के खिलाफ अस्करियत पसंदी के ज़रिए मज़ालिम जारी रखे हुए है। इम्तियाज़ी कवानीन और मीडिया पर जारी मुहिम ने अक़लियतों के इंसानी हुकूक़ पामाल होने में कलीदी किरदार अदा किया है। भारत में मुसलमानों के खिलाफ तारीख़ की बदतरीन नस्ल कुशी जारी है। 2021 में मुसलमानों, मसीही बरादरी और सिखों के खिलाफ नफरत अंगेज़ जराइम के 294 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं और मणिपुर में सैकड़ों गिरजाघरों को जलाया गया है। हिंदुस्तान भर में दर्जनों तारीखी मसाजिद हमलों की जद में हैं और उन्हें तबाही या फिर खाली कराने के खतरात का भी सामना है। आपको बताएं कि भारत में मजहबी अक़लियतों के खिलाफ जारी मज़ालिम और इस्तेहसाल पर डोजियर जारी कर दिया गया है। वज़ीर आज़म ने हिंदुस्तान में अक़लियतों के इस्तेहसाल से मुताल्लिक़ IPRI का तैयार शुदा तफसीली डोजियर लॉन्च कर दिया है। डोजियर में मुसलमानों, मसीही बरादरी और दीगर मज़ाहिब की इबादत गाहों की बेहुरमती के वाक़यात को शामिल किया गया है। इसी पर बात कर लेते हैं। कंवल चीमा हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर हैं बैनुल अक़वामी उमूर। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कहिएगा, ये जो डोजियर जारी किया गया है, इसके बाद अब क्या आपको लग रहा है कि किस तरह से या किस तरह से इस मामले को उठाया जा सकता है ताकि बिल्कुल जो आलमी तौर पर जो आलमी दुनिया है वो भारत का मकरू चेहरा देख सके और किसी तरह से जो वहाँ पर हो रहा है, मसीही बरादरी इवन अब वहाँ महफूज नहीं है। पहले तो सिर्फ मुसलमानों के साथ किए जाते थे जो भी मामलात थे, उसके बाद अब क्या सिचुएशन पैदा हो सकती है?
बहुत शुक्रिया। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि ये जो डॉजियर आया गया है बड़ी लेट गया है, एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर आपको याद हो कि नरेंद्र मोदी साहब जब फ्रांस गए थे जुलाई में इस साल, तो उस वक्त यूरोपियन यूनियन ने पूछा था भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी से कि आपके मुल्क में चर्चिज को क्यों जलाया जा रहा है, आपके मुल्क में जो माइनॉरिटीज हैं उनकी इबादतगाहों को क्यों जलाया जा रहा है, इसके बारे में हमें बताएं। तो वो तब भी नहीं बता सके थे। क्वेश्चन सिर्फ ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये फैसला करना है कि उन्होंने अपने दोस्त भारत को रखना है या उन्होंने जो इंटरनेशनल वैल्यूज हैं, वो वैल्यूज जिनके ऊपर इंटरनेशनल सिस्टम खड़ा हुआ, वो वैल्यूज हैं ह्यूमैनिटी की, वो वैल्यूज हैं ह्यूमन राइट्स की, वो वैल्यूज हैं प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज की, वो वैल्यूज हैं इंटरफेथ हार्मनी की, वो वैल्यूज हैं कि आप बाकी मज़हब को उतनी इज्जत दें जितने आप अपने मजहब को इज्जत दे रहे हैं। क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अपनी वैल्यूज कुर्बान कर देनी है भारत के साथ ताल्लुकात पे, या कि उन्होंने अपनी वैल्यूज बचानी है? मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान ने ये जो एक्शन लिया है, ये इस पे कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए। ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट को, पॉलिटिकल पार्टीज को, तमाम स्टेक होल्डर्स को इस पे जरा खुल के बात करनी चाहिए और ये मसला जो है वो सिर्फ अपने सिक्योरिटी इदारों पे ना छोड़ दें कि ये सिर्फ उनकी जिम्मेदारी है कि वो भारत में जो कुछ हो रहा है उसको हाईलाइट करें। ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे मीडिया हमारा हाईलाइट करता रहता है, ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है तमाम पाकिस्तानी स्टेक होल्डर्स। डॉक्टर साहब, इससे पहले अभी जो इसराइल कर रहा है और जिस तरह से फ़लस्तीनियों के साथ जो हो रहा है और उसके प्रूफ मौजूद हैं, इंटरनेट आप देखें भरी पड़े हैं ऐसे वीडियो से, उसके लिए कोई नहीं बोल पा रही है इंटरनेशनल कम्युनिटी या इवन मुस्लिम उम्मा नहीं बोल पा रही है। तो ये डोजियर आप समझते हैं कि इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है कि इसके बाद अब कुछ हो सकता है? देखिए, आपने तारीख में लिखवाया, ये जाना कि आप किस डायरेक्शन में खड़े हुए हैं, किस जगह पे खड़े हुए हैं। हमारा काम, जारी बात है, हर मुल्क की अपनी कैपेसिटी होती है। इवन आप देखें कि बरतानिया, अमेरिका, पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनकी हुकूमतों के खिलाफ, लेकिन वो हुकूमतें तस से मस नहीं हो रही हैं और वो स्टिल इजराइल को सपोर्ट कर रही हैं। सो जो प्रोटेस्ट होता है, जो इस तरह की चीजें होती हैं जिसमें आप डॉजियर्स देते हैं, ये इसका ताल्लुक जो होता है, आप अपनी फंडामेंटल पोजीशन बताते हैं कि आप कहाँ पे खड़े हुए हैं। रियासत पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन एस्टैब्लिश की है कि वे टू वी स्टैंड। इट्स नॉट अ क्वेश्चन कि इंडिया की हमारे साथ पुरानी मुखालफत है या हमारी कुछ लड़ाइयाँ उनके साथ या कश्मीर का मसला है। ये जो क्वेश्चन है, ये फंडामेंटल एंड ग्लोबल यूनिवर्सल वैल्यूज का है, जो एक बेसिकली इंटरनेशनल यूएन चार्टर के अंदर लिखी हुई हैं। उसको देख के हमें चीजों को देखना है। और ये जो हम क्लेम कर रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी से कि वो भारत का जो ये जो चेहरा है उसको देखे। हम ये नहीं कह रहे कि भारत से ताल्लुकात खराब करें, हम ये नहीं कह रहे कि भारत जो है वो एक कोई इंपॉर्टेंट मुल्क नहीं है। हमारा क्वेश्चन ये है कि ये जो साइड है इंडिया की, जिसमें एक हिंदू मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट रूल कर रही है और वो माइनॉरिटीज को एलिमिनेट कर रही है, सिस्टमैटिकली, सर्जिकली एलिमिनेट कर रही है। वो भले चर्च हो, भले मस्जिद हो, भले वो सिख हो, वहाँ पे उनको जी डॉक्टर साहब बड़ा आपने राइटली एक्सप्लेन किया मामले को कि हम किस डायरेक्शन में खड़े हैं, ये बताना बड़ा ज़रूरी है। और आपने बिल्कुल ठीक निशानदेही की है कि वहाँ पर 150-200 चर्च जला दिए गए हैं, मसाजिद की वहाँ पर नाउजुबिल्लाह तोड़फोड़ की जा रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर सिर्फ ये उठता है कि हमने डोजियर तो सामने रख दिया, लेकिन अब कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर जाकर हमें आवाज़ उठानी चाहिए और इन तमाम मामला हैं इनको रोकना चाहिए? यूएन के अंदर पाकिस्तान के जो मंदूब हैं मुनीर अकरम साहब, वो इस पे काम कर रहे हैं। जिनीवा में पाकिस्तान के जो हमारे फॉरेन ऑफिस के लोग हैं काम कर रहे हैं। हमारी हुकूमत को जैसे ही ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलेगा हम बात करेंगे। सो ये नहीं होता कि जो हम कह रहे हैं वो रजिस्टर नहीं हो रहा। अभी प्राइम मिनिस्टर सितंबर में न्यूयॉर्क गए थे तो वो अपना जो रजिस्टर करके आए थे कि क्या हो रहा है। सो अभी हम जो यहाँ पे ये जो कर रहे हैं, ये जो सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी इस्लामाबाद के अंदर बैठी हुई है, लाहौर के अंदर या कराची के अंदर जो डिप्लोमेट्स बैठे हुए हैं, जो फॉरेन जो गवर्नमेंट्स के यहाँ पे एम्बेसडर्स बैठे हुए हैं, इंटरनेशनल अदारों के लोग बैठे हुए हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी जो हमारे साथ इंगेज है, उन सबको पैगाम जा रहा है दैट व्हाट इज पाकिस्तान व्यू। और क्या उनको नजर नहीं आ रहा? उनको भी सबको पता है, लेकिन वो आंखें बंद करके इसलिए बैठे हुए हैं बिकॉज वो समझते हैं कि हमारी जो बायलैटरल इंगेजमेंट है इंडिया के साथ वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि हमें इस पे बात नहीं करना। मिसाल के तौर पे आप देखें ना, अमेरिका के इजराइल के साथ ताल्लुकात इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अगर अस्पतालों पे भी हमले हो रहे हैं तो अमेरिकन कहते हैं जी कोई मसला नहीं है, मान ही नहीं रहे। इस तरह की बहुत सारी और चीजें हैं। एग्जैक्टली। तो मैं समझता हूँ इंटरनेशनल कम्युनिटी को पैगाम पहुंच रहा है, लेकिन सबके अपने बायलैटरल इंटरेस्ट है। अभी देखे ना, कनाडा ने इंडिया पे इल्जाम लगाया कि आपने हमारे मुल्क के अंदर आके कैनेडियन को मार दिया है।
तो सारे जो फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस था, या अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बरतानिया ने कुछ भी नहीं कहा इंडिया को, वो खामोश रहे बिकॉज उनका प्राइमरी इंटरेस्ट कुछ और था। तो सेम इज आवर केस। बिल्कुल आपने ठीक कहा डॉक्टर साहब, कता कलामी की माजरत चाहूंगा, आपने बिल्कुल ठीक निशानदेही की कि सारे इस पर आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, वो यूके हो, वो अमेरिका हो, वो यूरोपियन कंट्रीज़ हों, तमाम आलमी फोरम हो, लेकिन वो इस पर लब कुशाई नहीं करना चाहते। उनको इसराइल का हक़ दिफा नज़र आता है, लेकिन यहाँ पर उनको जो जुल्म किया जा रहा है अक़लियतों के साथ, उनका हक़ दिफा के लिए वो बात नहीं कर रहे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर चीमा, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर, हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने हमें हक़ाइक़ जो है हमारे सामने रखे और बताया कि पाकिस्तान की पोजीशन क्या है, पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है। पाकिस्तान लाइव में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। खबरी से आपको अपडेट कर दें कि आईएमएफ ने पाकिस्तान के साथ डील की नवीद सुना दी है। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग को दिए गए इंटरव्यू में एमडी क्रिस्टलिना ने यह कहा है कि पाकिस्तान हुकाम इंतहाई मुश्किल हालात में प्रोग्राम पर अमल कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ डील के बहुत करीब हैं। पाकिस्तान का अहम मसला टैक्स का है। मुल्क में जीडीपी का सिर्फ 12% टैक्स इकट्ठा किया जाता है, जिसे हमने 15% तक बढ़ाने की तजवीज़ पेश कर दी है। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात का आज आखिरी रोज़ है और पाकिस्तान के साथ डील के बहुत करीब हैं, ये एमडी की जानिब से कहा गया है। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने कहा है कि पाकिस्तान का अहम मसला टैक्स का है। मुल्क में जीडीपी का सिर्फ 12% टैक्स इकट्ठा किया जाता है। आईएमएफ ने पाकिस्तान के साथ डील की नवीद सुना दी है और एमडी क्रिस्टलिना जॉर्जीवा की जानिब से ये कहा गया है कि पाकिस्तानी हुकाम इंतहाई मुश्किल हालात में प्रोग्राम पर अमल दरामद कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ डील के बहुत करीब हैं। पाकिस्तान का सबसे अहम मसला टैक्स का है, ये निशानदेही की है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा की जानिब से और कहा गया है कि मुल्क में जीडीपी का सिर्फ 12% टैक्स इकट्ठा किया जाता है। तो आईएमएफ के साथ डील की खबरें थीं। ब्लूमबर्ग को दिए गए ये इंटरव्यू में क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ डील के बहुत करीब हैं। बिल्कुल, आईएमएफ की ये मैनेजिंग डायरेक्टर है, इनका ये अहम तरीन बयान है, ये अहम तरीन इंटरव्यू है, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है जो उन्होंने ब्लूमबर्ग पर दिया है और ये नवीद उन्होंने सुनाई है कि हम लोग बहुत करीब हैं डील के पाकिस्तान के साथ। और इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ ग़ुलाम मुर्तज़ा मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हैं। ग़ुलाम मुर्तज़ा, क्या तफसीलात हैं इस डील से मुताल्लिक़? क्या कोई खुशखबरी अब सामने आ रही है, हालात बेहतर होने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी ये अहम खबर और खुशखबरी के तौर पर पाकिस्तान के लिए ये सामने आई है। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा जो है वो एमडी है आईएमएफ की, उन्होंने पाकिस्तान के साथ डील की जो है खुशखबरी सुनाई है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी हुकाम ने इंतहाई मुश्किल हालात में काम किया है, पाकिस्तान के साथ जो मुआहदा है करके बड़ी खुशी महसूस हो रही है। पाकिस्तान का अहम मसला जो है वो जीडीपी का सिर्फ 12% टैक्स इकट्ठा किया जाता है। अब टैक्स नेट में लोगों को लाया जा रहा है और टैक्स की जो मामलात हैं उनको बेहतर किया जा रहा है। एक गैर मुल्की जरीदे के साथ इंटरव्यू में उन्होंने ये तमाम बातें जो है वो की है और ये कहा है कि पाकिस्तान का अहम मसला टैक्स कलेक्शन है और इस वक्त जो रजीम पाकिस्तान में मौजूद है उन्होंने टैक्स कलेक्शन के हवाले से तमाम अहदाफ हासिल किए हैं। और आईएमएफ के ठीक है, आईएमएफ ने ये नवीद सुना दी है, आईएमएफ की एमडी ने ये नवीद सुनाई है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद ग़ुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अब कुछ खबरें शामिल करते हैं सियासी मैदान से। तो नाज़रीन, खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की कोयटा में सियासी मसरूफियात, पार्टी इजलास से भी खिताब किया है और अपने खिताब में उन्होंने कहा है कि कुछ फ़र्क तो है बातें करने और अमल करने वालों में। ये उन्होंने कहा कि कहाँ गई वो तब्दीली, आवाम को उनसे पूछना चाहिए। नवाज शरीफ ने मजीद कहा कौन और किसने क्या क्या किया ये बच्चों को बताना चाहिए। और मजीद वो कहते हैं कि बुग़्ज़, हसद, गंदी ज़ुबान और नफ़रत ने मुआशरे को गंदा किया है। और नवाज शरीफ ने मजीद कहा कि मुआशरे में तहज़ीब, शराफत और शाइस्तगी और एहतराम हम वापस लेकर आएंगे। बातें करने वाले बहुत आए लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकली यानी कि अमली तौर पर उन्होंने कुछ नहीं किया। नवाज शरीफ की कोयटा में सियासी मसरूफियात हैं और उनका यह अहम तरीन दौरा बलूचिस्तान है जिस पर उन्होंने ये अहम तरीन बयान अपना सामने रखा है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को छोटा भाई करार दिया और ये भी कहा है कि हमने 16 माह साथ काम किया है। ये उनका बयान सामने आया। वो कहते हैं कि हमें पुख्ता सियासत की तरफ बढ़ना चाहिए। मज़ीद कहा कि रोने धोने और इल्ज़ाम तराशी से कुछ नहीं होगा। अपने भाई नवाब असलम रईसानी और हाजी लश्करी रईसानी को मिलने के लिए आया हूँ। हमारा इस ख़ानदान से 50 साल से ताल्लुक़ है। सियासत अपनी जगह, ख़ानदानी ताल्लुक़ का हमेशा एहतराम किया है। हाजी लश्करी रईसानी को नून लीग में शमूलियत की दावत देने के लिए आया हूँ। क्या कहते हैं वो देख लेते हैं।
रोने धोने से कुछ नहीं होगा। पीटें और एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी करें और एक दूसरे को मुर्द इल्जाम ठहराएं, ये कोई मुनासिब बात नहीं है। मुनासिब बात यह है कि हम सब अपने गिरबानों में झांकें और एक बेलाग तजिया करें कि कहाँ हमसे गलतियां हुई और कहाँ हमने एक दूसरे के साथ ज्यादती की। तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर बैठकर एक ठंडे दिल के साथ और दिलजमी के साथ और पुख्ता सोच के साथ हमें इन मसाइल को हल करना होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान का जवाब दिया है। ख्वाजा साद रफीक ने समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर बयान में ये कहा है कि हमें ना ही छेड़े तो बेहतर है, आपने सवाल उठाया है तो जवाब भी सुन लें। मेरे ख़ानदान या मैंने कभी मुंह नहीं छुपाया और ना ही अंग्रेज़ अयूब खान और यहया खान की खुशामद की है। हमने गुज़िश्ता 80 बरस में खिज़र हयात टवाना से लेकर कमर जावेद बाजवा तक सबकी जेलें भुगती हैं। लीगी रहनुमा ने मज़ीद कहा कि मेरे वालिद ने भुट्टो मरहूम की सिविल आमरीत में जान दी। ज़िया आमरीत में मुझे 3 बार जेल जाना पड़ा। मुशर्रफ आमरीत से लड़े, जेलें काटी और जिस्मानी तशद्दुद भी सहा। इमरान खान, कमर बाजवा और साकिब निसार का नकाब पोश मार्शल लॉ भी भुगताया है। बतौर वज़ीर अपने काम पर ज़मीर से मैं मुतमिन हूँ। ये ख्वाजा साद रफीक ने एक्स पर सोशल मीडिया पर अपना बयान सामने रखा है। दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी भी मैदान में आ गए। उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान पहले डेरा इस्माइल खान की नशिस्त बचाएं। लाड़काना से पीपल्स पार्टी की नशिस्त का ख्वाब पूरा नहीं होगा। शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी के हवाले से बयानात पर माफ़ी मांगी थी। PTI चेयरमैन का रवैया हितक आमेज़ था, उनसे हाथ नहीं मिला सकते। ये वो अहम बयान है जो पीपल्स पार्टी की जानिब से सामने आया। फैसल करीम कुंडी ने ये सवालात किए हैं और उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी के हवाले से बयानात पर माफ़ी मांगी थी और ये कहते हैं कि PTI चेयरमैन का रवैया हितक आमेज़ था, उनसे हाथ नहीं मिलाया जा सकता। इसी तमाम से सूरत हाल पर क्या है, बैरिस्टर आमिर हसन ने पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। बैरिस्टर आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपने तमाम तर ये मामला जो रिसेंटली जुमलों का तबादला चल रहा है, इल्ज़ाम तराशियाँ चल रही हैं, गुस्से का इजहार किया जा रहा है, मैं आपके सामने शहबाज शरीफ साहब का भी रिसेंटली जो स्टेटमेंट आया वो रखना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब मेरे छोटे भाई की तरह हैं, हमें जो 16 माह की कारकर्दगी है उस पर हम सब ने मिलकर काम किया है, हमें एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी नहीं करनी चाहिए, इल्ज़ाम तराशी से कुछ हासिल नहीं होगा बल्कि अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। देखिए जी, मेरे ख्याल से इलेक्शंस हैं और इलेक्शंस में तमाम जमातें अपना मंशूर भी रखती हैं और फिर जब मंशूर रखती हैं तो फिर एक कंपैरेटिव स्टडीज के अंदर एक दूसरे के ऊपर तनकीद भी आती है। पीपल्स पार्टी हमेशा मस्बत और सियासी तनकीद के ऊपर यकीन रखती है, हम इल्ज़ाम तराशी पे नहीं। ये जब आप ये अल्फाज बोलेंगे कि अपने गिरेबान में झांके, तो ये मेरे ख्याल से तस्दीक अमेज़ अल्फाज हैं। उन्होंने कहा सब झांके, सब अपने अपने गिरेबान में झांके। जब मशवरा देने से पहले तो खुद को झांकना पड़ेगा ना, दूसरे कैसे झांके? मैं किसी को कैसे कह सकता हूँ कि आप गिरेबान में झांके? मियाँ साहब को खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और थोड़ा सा सोचना चाहिए कि जब वो जेल के दहाने पे थे और उनकी पूरी फैमिली जेल में थी, भाई मफरूर थे और उनके साथ ये सब हाल हो रहा था, उस वक्त हमने इनकी मदद करके इन्हें हुकूमत दिलवाई, जिसकी वजह से ये दोबारा आज एक सियासी पोजीशन के अंदर आए हैं। तो इस तरह गिरेबानों के अंदर झांके। बिलावल भुट्टो साहब ने एक सियासी स्टेटमेंट दी है कि मैं 16 महीने की अपनी कारकर्दगी के ऊपर खड़ा हूं और अवाम में जा सकता हूं। क्या PMLN जा सकती है, उसके गुजरा जा सकते हैं? ये सवाल है, एक पॉलिटिकल सवाल है। अब देखे ना, हमारे पास जो वजारतें थी हम उसका जवाब देने के लिए अवाम के सामने है। नहीं बैरिस्टर साहब, लेकिन जरदारी साहब ने तो ये कहा ना कि 16 माह की जो कारकर्दगी है हमने लगाया, शहबाज शरीफ को वजीर आजम कुछ भी नहीं किया उन्होंने, वो तो उन पे ब्लेम करते हैं। नहीं तो हम यही बात कह रहे हैं ना भाई, हम अपनी जिम्मेदारी लेंगे ना अपनी परफॉर्मेंस की। अब क्यों मियाँ नवाज शरीफ आए हैं, मैंने आरे पाकिस्तान पे जलसा किया, उन्होंने क्यों नहीं शहबाज शरीफ को डिफेंड किया? PMLN के मिनिस्टर्स क्यों नहीं शहबाज शरीफ को डिफेंड करते? जाके 2017 की गवर्नमेंट सुनाते हैं, ये 2022-23 में जो गवर्नमेंट मिली है इसका किस्से क्यों नहीं सुनाते? महंगाई क्यों कम नहीं की? ये इनका काम था। क्यों लड़ाई होती रही मिर्जा और इसहाक डार के दरमियान? क्यों लेट किया IMF के जाने के लिए? क्यों ये मामलात खराब होते गए? क्यों महंगाई अरूज पे पहुंचती गई? ये सवाल तो होंगे।
और ये सवाल का जवाब उन्हीं को देना पड़ेगा जिनके पास मिनिस्ट्रीज थी। तो ये तो एक पॉलिटिकल बात है जो हम कर रहे हैं। उसके जवाब में अगर ये कहा जाए कि गिरेबान में झांके, तो गिरेबान में वो झांके जो हर दफा मुल्क छोड़ के भाग जाते हैं, गिरेबान में वो झांके जो हमेशा डील करके आना चाहते हैं, गिरेबान में वो झांके जो कहते हैं कि हम इस वक्त जो हैं नहीं, बैरिस्टर आमिर साहब आपके मशवरे के बाद वापस आ गए हैं। पीपल्स पार्टी ने उन्होंने कहा आए मुकदमात का सामना करें, वापस आए, वो वापस आ गए, इसमें क्या गलत है? अरे भाई, वक्त पे आना होता है, अच्छे वक्त पे वापस आ जाना, मुश्किल में भाग जाना, ये काम निशान शेर है। पता नहीं इलेक्शन कमीशन के इसमें निशान लूमड़ी है या नहीं है, और कोई गीदड़ है या नहीं है। इन्हें अच्छा, चले बैरिस्टर साहब, गीदड़ का निशान इन्हें सूट अच्छा बैरिस्टर साहब एक और रहनुमाई फरमाइएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट था और वो कह रहे थे कि नून लीग जो है ना वो लाहौर पे फोकस नहीं कर रही, दूसरे सूबों का रुख कर रही है, इनको पता है इन्हें लाहौर में कुछ नहीं मिलना। शायद ये उनका कहने का था कि वो कोयटा क्यों गए हैं या बलूचिस्तान का रुख क्यों किया उन्होंने। आप मुझे ये बताएं कि पीपल्स पार्टी लाहौर पे फोकस क्यों नहीं कर रही? पीपल्स पार्टी कह रही है जी, क्यों लाहौर पे फोकस नहीं कर रही? हमारी क़यादत तो इस तरह तो नहीं है कि इलेक्शन से सिंध, बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा याद आ जाता है। आप बताइए। आप देखिए बैरिस्टर साहब, बात तो रिजल्ट पे है ना। पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर क्या तैयारी है? भाई रिजल्ट आएंगे तो पता चलेगा। ये जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ है उसमें हम जीते हैं, हमने वाइस चेयरमैन जो PTI है उन्हें हराया है, और PMLN अपनी सारी सीटें 20 की 20 आ रही है। तो ये तो आखिरी हालिया इलेक्शन हुए हैं ना, उस वक्त भी कहते थे पीपल्स पार्टी मौजूद नहीं है, और हम जीते हैं। हमने कराची से चेयरमैन को हराया PTI के, और मुल्तान से वाइस चेयरमैन को हराया। पंजाब में हम जीते हैं। अच्छा आमिर साहब, लास्ट क्वेश्चन, वक्त की कमी है, लास्ट क्वेश्चन ये अर्ज कीजिएगा कि 30 से ज़ायद अहम शख्सियात ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार की है। अब बलूचिस्तान की सियासत की मैं बात कर रहा हूँ, बड़े नाम शामिल होने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं भाई, वो बाप वाले शामिल हुए हैं, वो बाप वाले जिनके बारे में ये फरमाया करते थे कि बाप वाले बाप के हुक्म पे शामिल होते हैं। तो क्या इन्होंने भी अब बाप को कबूल कर लिया? यही हम सवाल कर रहे हैं कि किसी बाप के कंधों में बैठ के ना आए, अपने जोरे बाजू से, सियासी बसीरत से, प्रोग्राम से आए। ये जो अब्बा बना के आते हैं और हर एक का अब्बू चेंज होता रहता है, इस पे हम जरा ठीक है। बैरिस्टर आमिर हसन हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सियासी मंजरनामे बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं, और आज की बड़ी खबर यह है कि 30 से ज़ायद अहम शख्सियात ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली है। और अभी वक्त हुआ है 10 अहम खबरों का। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात। अरशद हुसैन शाह की चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सूबे में इंतखाबात की तैयारियों पर ब्रीफिंग। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का NICVD का दौरा, इमरजेंसी में मरीजों से मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट ने अफसरान के ओहदों के साथ साहब का लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी। कहा, साहब का लफ्ज़ सरकारी अफसरान और मुलाजमीन को एहतसाब से बालातर बनाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना नैब केस में चेयरमैन PTI की जमानत बहाल कर दी। 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत बहाली की दरखास्त गैर मौसर करार। चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में तौसी। एहतसाब अदालत 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना केसेस में 17 नवंबर तक गिरफ्तारी से रोक दिया। नवाज शरीफ के खिलाफ 2018 से ज़ेर समाअत तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदलिया मुखालिफ तकारीर दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज कर दी। हुकूमत पंजाब का सरमायाकारी के लिए बड़ा फैसला। सरमायाकारी के लिए कैश मैनेजमेंट फ़ंड कायम कर दिया गया। कैश मैनेजमेंट फ़ंड का हजम 40 अरब रुपये तक बढ़ाया जाएगा। सिंध में मजीद 2282 अफराद में मलेरिया की तस्दीक। 13 का ताल्लुक कराची से है। रवा बरस सिंध भर में 4,85,766 मलेरिया के केस रिपोर्ट हुए। स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। भारी मिकदार में ईरानी तेल, खाद, आटा और चीनी पकड़ी गई। 5 से 12 नवंबर तक कार्रवाइयों के अदाद-ओ-शुमार जारी। और सोना फी तोला 2000 रुपये महंगा, फी तोला 2,14,800 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में $23 के इजाफे से $1,988 फी औंस का हो गया।
और अभी आप तक एक अहम खबर पहुंचाएं कि भारत FATF के रेडार पर आ गया है। भारत में गैर कानूनी और गैर इंसानी कार्रवाइयां FATF ने तफ्तीश के लिए टीम भेज दी है। FATF रिपोर्ट के मुताबिक भारत बैनुल-अक़वामी मनी लॉन्ड्रिंग, हथियारों और गोला बारूद की गैर कानूनी तजारत के मरकज़ के तौर पर काम करता रहा है। भारत में 2009 से 2018 तक मनी लॉन्ड्रिंग मजमूई तौर पर 674.9 बिलियन डॉलर तक बढ़ गई है। 2018 के बाद से मनी लॉन्ड्रिंग का अमल बीजेपी हुकूमत की अहम शख्सियात की निगरानी में मजीद तेज़ हुआ। अहम मामलात है, अहम ये खबर है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। दुनिया के मारूफ अखबार और वेबसाइट पॉलिटिकव ने भारत के बारे में बड़े सवालात उठा दिए हैं। 2010 में भारत में मनी लॉन्ड्रिंग मुखालिफ इक़दामात में मुतअद्दिद कोताहियों का इंकशाफ किया गया था। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कुछ इंकशाफात हुए हैं मनी लॉन्ड्रिंग तेज़ी से बढ़ती हुई मईशत के तनाजुर में ये रिपोर्ट सामने आई है। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग का तखमीना मुल्क के GDP के 5% तक लगाया गया है। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से कुछ खबरें सामने आई हैं। एक रिपोर्ट में इंकशाफात हुए हैं कि भारत 2002 के बाद से अब तक दुनिया का सबसे बड़ा हथियार दरामद करने वाला मुल्क है। ये रिपोर्ट में कहा गया है। मजीद डिटेल्स भी जान लेते हैं रिपोर्ट में मजीद क्या कहा गया है। सिद्दीक साजिद नुमाइंदे खुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक बताइएगा रिपोर्ट में मजीद क्या इंकशाफात हुए हैं भारत के हवाले से। ना सिर्फ इस वक्त इस दाने के ऊपर है कि उसको ब्लैक लिस्ट करार दिया जाए, बल्कि जो इस हवाले से FATF की जो तफ्तीशी टीम जो भारत पहुंची हुई है उसको भी बहुत से ऐसे इंकशाफात उस टीम के सामने हुए हैं जिससे यह साबित होता है कि भारत मुख्तलिफ अशिया खुसूसन हथियारों और गोला बारूद की गैर कानूनी तजारत के मरकज के तौर पर काम करता रहा है। और जिस तरह आपने बताया कि 2009 से 2018 तक के 10 साल अरसे में मजमूई तौर पर 674 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा तक की जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो बढ़ गई है। फिर दुनिया का एक मरूफ अखबार वेबसाइट है पॉलिटिको, उसने भी भारत के बारे में सीरियस किस्म के जो है वो सवालात उठाए हैं और हिंदुस्तान में गैर कानूनी तजारत के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग तेजी से बढ़ती हुई मईशत के तनाजुर में GDP के 5% इजाफे को पहुंच गई है और मनी लॉन्ड्रिंग का तखमीना मुल्क के GDP का 5% तक लगाया गया है। और उसके साथ साथ स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसके मुताबिक भारत 2002 के बाद से अब तक दुनिया का सबसे बड़ा हथियार दरामद करने वाला मुल्क है और आलमी हथियारों की 11% दरामद करता है, जिनमें बिलखुसूस रूस, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और इसराइल शामिल हैं। और साथ ही साथ फिर नवंबर 2023 में भारत की इस मनी लॉन्ड्रिंग और TTP जैसे बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी की फंडिंग के साथ रवाबत बरकरार रखने के लिए जांच भी की जाएगी और भारतीय हुकूमत सरकारी तौर पर दहशतगर्द तंजीमों जैसे RSS, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद उसकी भी सरपरस्ती करती है। रियल एस्टेट के कारोबार को भी पूरी दुनिया में दहशतगर्दी की माली मामलत के लिए इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। और FATF को भारत की मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का बगौर जायजा लेते हुए अमली इकदाम करने चाहिए, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानब से भी कहा गया है। और FATF को बैनुल-अक़वामी सतह पर हिंदुस्तान के लिए किसी रायत के बगैर ठोस अंदाज जो है वो अपनाने की जरूरत है। जी ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सिद्दीक साजिद साहब, सैयद मोहम्मद अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर के। अस्सलाम वालेकुम अली साहब, अभी ये जो रिपोर्ट सामने आई है और जिसमें बड़े इंकशाफात हुए हैं और FATF का एक वफ्द भी अब इंडिया का विजिट करेगा और अब वहाँ पर भी एक तलवार लटक रही है कि उनका भी नाम ग्रे लिस्ट में सामने आ सकता है या ब्लैक लिस्ट में। जो इंकशाफात हुए हैं रिपोर्ट में, यकीनन आपने रिपोर्ट देखी होगी, क्या कहेंगे? जी देखिए, इसमें पहली बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि मैं किसी हद तक इस प्रोसेस का पार्ट भी रहा हूं और पाकिस्तान आपको पता है कि बहुत एक्सटेंसिव FATF के रिव्यू से कामयाबी से निकला था। बावजूद इसके कि भारत ने बहुत कोशिश की थी उस प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने की और पाकिस्तान के बारे में नेगेटिव प्रोपेगेंडा करने की, और लेकिन चूंकि तमाम तर तहकीकात के बावजूद ये बात साबित हो गई थी कि पाकिस्तान जो है इस तरह के तमाम इल्जामात जो हैं वो बेबुनियाद और गलत हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि भारत के हवाले से 4 चीजें बहुत अहम हैं और उसके शवाहिद आलमी सतह पे ऑलरेडी मौजूद हैं। एक तो मनी लॉन्ड्रिंग, जिस तरह आपने भी बताया कि तकरीबन ऑलमोस्ट 650 अरब डॉलर यानी कि 5% जो भारत का GDP है उसके बराबर जो है वहां पे मनी लॉन्ड्रिंग इंटरनेशनली नोन है, पहली बात।
दूसरा जो पहलू है वो ये है कि टेरर फाइनेंसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, यानी कि मुल्क के अंदर जो दहशतगर्द तंजीमें काम कर रही हैं, क्या उन तक ये माली मावनत हो रही है, उन तक हथियारों की फाइनेंसिंग हो रही है, और इलीगल जो हथियार हैं क्या उनका ट्रेड और तरसील की जा रही है। तो उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि भारत के अंदर जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, जिस तरह बजरत दल है, RSS है, उनको ना सिर्फ फाइनेंशियल बल्कि हथियारों के हवाले से सरकारी सरपरस्ती बीजेपी की जानिब से हासिल है। और तीसरा पहलू जो बहुत तशवीशनाक है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, वो WMD प्रोलिफरेशन का है, यानी कि जो न्यूक्लियर और दीगर जो हसास तरीन मवाद है, वो आपको पता है कि कई दफा भारत में इलीगल और ब्लैक मार्केट के अंदर सेल होता हुआ पाया गया है, कबाड़िए की दुकानों के अंदर बिकता हुआ पाया गया है। तो इससे ये भी एहतमाल पैदा होता है कि जो एटमी मवाद है भारत के एटमी प्रोग्राम के हवाले से, वो भी उसका भी एक ब्लैक इकोनॉमी और टेरर फाइनेंसिंग के साथ एक नेक्सस बनता है। और जो चौथा पहलू है वो ये है कि ऑलरेडी भारत न सिर्फ अपने मुल्क बल्कि दीगर ममालिक में भी दहशतगर्द तंजीमों को माली मावनत प्रोवाइड करता रहा है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो, अफगानिस्तान के अंदर हो, श्रीलंका के अंदर हो, बांग्लादेश के अंदर हो या नेपाल के अंदर हो। और उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जब ये मामला कमांडर गुलभूषण यादव का गया, तो भारत ने सरकारी तौर पर इसको तस्लीम किया कि वो सरकारी अफसर है और भारत की तरफ से तैनात किया गया था पाकिस्तान में इन सरगर्मियों की सरपरस्ती के लिए। तो मैं तवक्को ये करता हूं कि इन तमाम मामलात और हकायक को फैटफ की टीम जो है बिल्कुल हकीकत पसंदाना अंदाज में देखेगी और उसके मुताबिक वो कार्रवाई करेगी, और भारत की जो इन तमाम हकायक की बेसिस पे जो लिस्टिंग है और जो फ्यूचर इंटरनेशनल एक्सेस कॉपरेशन है, उन तमाम चीज़ों का जो तयन है इन हकायक की बुनियाद पे किया जाएगा, ताकि दुनिया को दहशतगर्दी के हवाले से जो भारत की फाइनेंशियल सरपरस्ती है और जो गैर जिम्मेदाराना तरसील है ब्लैक मार्केट के अंदर एटमी मवाद की, और जो उसके मुल्क के अंदर भी जो दहशतगर्दी और साथ ही साथ मनी लॉन्ड्रिंग है, उन हकायक की बेसिस पे भारत को पनिश भी किया जाए और ब्लैक लिस्ट किया जाए, ताकि मुल्क आलमी सतह पे अमन व आशती को प्रमोट भी किया जा सके और भारत के जो गैर जिम्मेदाराना और गैर मोहतात जो तस्वीराती रवैया है उससे महफूज भी किया जा सके। ठीक है, मोहम्मद अली साहब हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब ने। मसूद अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फैटफ की अब रडार पे हम देख रहे हैं कि भारत भी फैटफ के रडार पर आ गया है। एक रिपोर्ट सामने आती है, उसमें बताया जा रहा है मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है भारत में, दहशतगर्द तंजीमें हैं वहाँ पर, हथियारों की गैर कानूनी तजारत वहाँ पर की जा रही है। क्या समझते हैं आप, क्या FATF को यानी कि फैटफ को भारत को ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में शामिल करना चाहिए? बहुत शुक्रिया। देखें जी, अभी इंडिया इंटरनेशनल रडार पे आ चुका है। रिसेंटली जितने डेवलपमेंट्स हुई है, चाहे हम बात करें फास्ट फ्लैग ऑपरेशन की, स्टेज इनकाउंटर्स की बात करें, टेररिज्म की बात करें, जो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन है, सिखों को मारा है कनाडा में, फिर पाकिस्तान में कश्मीरियों को के साथ किया, क्रिश्चियंस मणिपुर में मारे जा रहे हैं, और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है जो कश्मीर में और इंडिया के अंदर भी। और इसके अलावा देखें जी, रिसेंटली कतर व एस्पेनाज वाला भी उसमें ये एक्सपोज हुए हैं, फिर EU लैब ने भी इनको एक्सपोज किया, स्टैनफोर्ड इंटरनेट ऑब्जर्वेटरी ने भी इनको एक्सपोज किया। चंद साल पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यूनाइटेड स्टेट के बैंक्स ने एक रिपोर्ट फाइल की थी। 44 बैंक अकाउंट्स उन्होंने रिपोर्ट किए थे उनके सस्पिशियस एक्टिविटी से, एंड दे वर लिंक विद इंडिया। और उसमें उन्होंने भी ये कहा था कि 2000 ट्रांजेक्शन हुई थी, वैल्यूड ओवर $1 बिलियन बिटवीन 2011 और 2017 के दरमियान में यह ट्रांजेक्शन हुई थी। और उसके भी उन्होंने शुबा का इजहार किया था ये मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है। और इसके अलावा देखें कि जी कि जो IS है, उनको ये स्पेयर पार्ट्स की जो प्रोविजन थी वो भी इंडिया वाले कर रहे थे जी। और इसके अलावा ये है कि फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने एक आर्टिकल लिखा था कि इंडियंस एंड सेंट्रल एशियंस आर द न्यू फेस ऑफ IS। तो एक वो भी डेवलपमेंट थी।
और इसके अलावा देखें जो इनका संघ परिवार है जिसको हम कहते हैं, जिसमें बजरंग दल भी है, आरएसएस वाले भी है, विश्व हिंदू राइट, परिषद भी भारत है। दुनिया भर में एक्सपोज हो रहा है, मजीद भी एक्सपोज हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका मसूद अहमद साहब, मोहम्मद अली साहब और सदीक सालिद, आपने भी अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के हवाले से इक़दाम उठाए जा रहे हैं। मुतफरिक दरखास्तों पर समाअत हुई है। लाहौर हाई कोर्ट का स्मोक से मुताल्लिक केस में बड़ा फैसला भी सामने आ चुका है। ननकाना और शेखुपुरा के पटवारी और इसके अलावा गुरुद्वारा समेत दीगर को मुअत्तल कर दिया गया है। अदालत में कमिश्नर लाहौर की जानिब से रिपोर्ट भी जमा करवाई गई है। अदालत ने हफ्ते के रोज़ स्कूल कॉलेज को मुकम्मल तौर पर शट डाउन करने का हुक्म दे दिया है। मजीद कार्रवाई का अहवाल जान लेते हैं। सुलेमान अवान हमारे साथ मौजूद है। सुलेमान, बताइएगा आज लाहौर हाई कोर्ट में जो कार्रवाई हुई है और क्या अहकामात अदालत की जानिब से जारी किए गए हैं? आज बिल्कुल लाहौर हाई स्मोक के तदारुक के हवाले से दायर मुतफरिक दरखास्तों पर समाअत हुई है। कमिश्नर लाहौर की जानिब से जो है अदालत में रिपोर्ट जमा करवाई गई है। उसमें बताया गया कि ननकाना और शेखुपुरा के इलाकों में फसलों की बकाया जात को जो है वो जलाया जा रहा था और जो ज़िम्मेदारान थे उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको मुअत्तल कर दिया गया है। आज अदालत में ये भी बताया गया है कि कितनी जो धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्री हैं उनको सील किया गया है। 112 के करीब जो मुकदमात दर्ज किए गए हैं, 5 लाख से ज़ायद जो टायर ट्यूब है उसको जो है जब्त किया गया है। इस हवाले से जो है आज तमाम तर रिपोर्ट तजावीज़ जो है अदालत में जमा करवाई गई हैं और अदालत ने केस की समाअत जो है वो 17 नवंबर तक जो है मुलतवी कर दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। समाअत मुलतवी कर दी गई है। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से आज भी दूसरे नंबर पर है। फ़ज़ाई आलूदगी सुबह के मुकाबले में दोपहर में कम हो गई है। दिन 1 बजे लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 187 रिकॉर्ड किया गया, जो सुबह के वक्त 287 था। दिन 1 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 269 रिकॉर्ड किया गया था, जो कि बदस्तूर दुनिया में अब तक सबसे ज़्यादा है। तो इस हवाले से एक बड़ा अहम सवाल जो सबके जहनों में आता है कि स्मोक को कैसे कंट्रोल किया जाए। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने इजलास तो तलब कर लिया है। स्मोक के तदारुक के लिए सख्त फैसले भी किए जाएंगे, इक़दाम भी उठाए जा रहे हैं। स्मोक के पेश नज़र स्कूल हफ्ते में 2 दिन बंद करने की तजवीज़ ज़ेर गौर आई है, जबकि मार्केट्स को हफ्ते में 2 दिन बंद करने की तजवीज़ पर भी गौर किया जा रहा है। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट गाड़ी की आमदोरफ्त कम करने के हवाले से इक़दाम से आगाह करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि स्मोक के हवाले से इक़दाम पर अमल दरामद ना करवाने पर अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अभी आपको बराह रास्त ये चलेंगे, पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 2013 भी याद करा दो, फिर 97 की हुकूमत का ख़त्म कर जाना भी याद करा दो। हकीम सईद के मर्डर की वजह से हुआ था, वो भी याद करा दो उनको। आपस में कल और आज में मुकाबला करो। 2013 से भी मैंने कहा कि वो भी याद करा दो और फिर सिंध वासियों को भी याद करा दो कि कौन था जिसने कालाबाग डैम बनाने का ऐलान किया, कौन था जहां तरक्की रुक गई थी। और दूसरी बात भी जहन में आई, वो थरकोल भी याद करा दो, लेकिन इसमें उन्होंने कुछ नहीं किया। वो भी याद करा दो कि भाई सीपैक में हैदराबाद और सखर तक तो आया, कराची याद नहीं आया, वो भी याद करा दो। ये सबको ये याद करना चाहिए, तारीख को भूलना नहीं चाहिए। पहले यार उन्होंने कहा था, फिर आपके पास। आपकी सियासी यारी तो जाहिर भी हो गई है, खत्म हो गई है। लगता है कि इलेक्शन के नतीजे आप सीनियर आदमी हैं, अंदाजा भी हो गया है। क्या हुआ? इलेक्शन के नतीजे क्या आपको अंदाजा हो गया? क्या हुआ? नहीं, मुझे कोई अंदाजा नहीं हुआ। मैं इलेक्शन की इन सीटों की बांट में से शामिल नहीं हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बातचीत कर रहे थे। गुफ्तगू आपने सुनी पाकिस्तान लाइव में। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का।
वर्ल्ड कप की बात करें तो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नाकिस कारकर्दगी से टीम वापस आ चुकी है। सेमीफाइनल इस वक्त जारी है इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान और इंडियन टीम खेल रही है। विराट कोहली क्रीज पर मौजूद हैं। कुछ अपनी टीम की बात कर लें तो जो पीसीबी इस पर अब रिपोर्ट भी मांग रहे हैं कि किस तरह से नाकिस कारकर्दगी रही और ज़का अशरफ ने ये रिपोर्ट मांग ली है। मिकी आर्थर से, बाबर आजम से भी मांग लिया। बाबर आजम अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नाकिस कारकर्दगी के बायस पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल से बाहर हो गई थी और अब चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ रिपोर्ट्स मांग रहे हैं कि कहां पर कोताही रही और कहां पर हमने लैग किया। इस पर बात कर लेते हैं। स्पोर्ट्स रिपोर्टर चौधरी अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी अशरफ, बताइएगा, पहले कहा जा रहा था कि बाबर आजम की आज मुलाकात होगी, क्या अब मुलाकात नहीं होगी और कल मुलाकात होगी? आशा ऐसे है कि चेयरमैन पीसीबी इस वक्त जो टीम मैनेजमेंट के साथ मुलाकात इस वक्त जारी है और बाबर आजम के बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानब से मुतज़ाद खबरें आ रही हैं। पहले जो डायरेक्टर मीडिया हैं उनका कहना था कि आज बाबर आजम की जो मुलाकात है वो शेड्यूल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और जो बाबर आजम के ज़राए हैं वो कहते हैं आज ही मुलाकात होगी, क्योंकि 2 रोज़ बाद चेयरमैन पीसीबी ने भारत चले जाना है ये वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए भारतीय दावत पर, तो वो वहाँ पर चले जाएंगे और आज ही ये मुलाकात होगी और अगले 2 रोज़ में जो है ना वो बड़े अहम फैसले पीसीबी चेयरमैन करना चाहते हैं। और 3 घंटे से ज़ायद हो गए इस वक्त जो चेयरमैन पीसीबी हैं ज़का अशरफ वो मैनेजमेंट से सवालात जवाबात कर रहे हैं और जो सिलेक्शन कमेटी में हसन चीमा थे वो अपने जवाबात दे के यहाँ से चले गए, लेकिन अब तक मिकी आर्थर, ब्रैडबर्न और जो दीगर स्टाफ हैं जो टीम मैनेजर हैं वो अभी तक अंदर हैं और उनसे अभी तक मीटिंग जारी है जो ज़का अशरफ के साथ। और लगता यही है कि जैसे ये मीटिंग खत्म होगी उसके फौरी बाद बाबर आजम को भी बुला लिया जाएगा। तो क्या बाबर आजम यहाँ पहुँच चुके हैं? नहीं, बाबर आजम के बारे में बताया जा रहा है कि वो घर से निकल आए हैं और थोड़ी देर तक पीसीबी हेडक्वार्टर में वो पहुंच जाएंगे। अच्छा चौधरी अशरफ, ये कहाँ पर लैक ऑफ कम्युनिकेशन इसे कहें या क्या कहा जाए कि पहले मीडिया को रिपोर्ट किया जाता है कि आज होगी बाबर से मुलाकात और आप कह रहे हैं कि ये मुलाकात कल हो सकती है। आप वहाँ पर मौजूद हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ बताइए। जी, बड़ी मुश्किल सूरत हाल है कि अब पाकिस्तान का तर्जमान कौन सा क्या चीज़ बताएगा। इस हवाले से देखें मीडिया को बिल्कुल कोई किसी तौर पर भी अपडेट नहीं रखा जा रहा। कभी कहा जाता है कि ये आज बाबर आजम के साथ मुलाकात शेड्यूल ही नहीं है और दूसरे पीसीबी ज़राए से ही, पीसीबी के तर्जमान के ज़राए से ही ये बात सामने आती है कि जी बाबर आजम से आज ही मुलाकात होगी, लेकिन वो कब होगी ऐसा भी ख्याल बताया जा रहा है कि हो सकता है कि ये मुलाकात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हेडक्वार्टर में ना हो, चेयरमैन पीसीबी के घर में ये मुलाकात हो जाए, क्योंकि बहुत सारे जराए मुख्तलिफ चीज़ें पीसीबी के अंदर से ये बाहर आ रही हैं और उसी के मुताबिक हम अपने नाज़रीन को अपडेट किए हुए हैं। तो जहाँ तक आज की मीटिंग है, क्योंकि बड़े फैसले होने हैं, बहुत बड़े फैसले होने जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है साबिक क्रिकेटर्स को भी यहाँ पर मदऊ किया गया। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर ये बाबर आजम, ये देखें मेरे पीछे आपको नजर आ रहे होंगे, बाबर आजम इस वक्त आ गए हैं चेयरमैन पीसीबी से मुलाकात के लिए। ये हम आपको वो मनाजर दिखा रहे हैं जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम चेयरमैन से मुलाकात के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अब से थोड़ी देर बाद अब वो चेयरमैन मुलाकात करेंगे और यहाँ पर वो वर्ल्ड कप के हवाले से अपनी रिपोर्ट वहाँ पर पेश करेंगे। ये हमने अपने नाज़रीन को वो बराह रास्त मनाजर दिखाए हैं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम है वो बड़े खसूसी और बड़ी स्पीड से वो गाड़ी लेकर क्रिकेट अकेडमी में घुसे हैं और यहाँ पर अब थोड़ी देर बाद ही ऐसा दिखाई दे रहा है कि चेयरमैन पीसीबी और बाबर आजम के दरमियान जो 1-to-1 मुलाकात है वो अब नेशनल क्रिकेट अकेडमी में भी होगी। जी बहुत शुक्रिया चौधरी अशरफ, आपने में एक्सक्लूसिव मनाजिर दिखाया। बाबर आजम पहुंच चुके हैं नेशनल क्रिकेट अकेडमी और मुलाकात के बाद होपफुली मीडिया को भी रिपोर्ट किया जाएगा उस मुलाकात के हवाले से। इस वक्त वहाँ पर एक अहम मुलाकात चल रही है। डायरेक्टर मिकी आर्थर और हेड कोच भी वहाँ पर मौजूद हैं। बाबर आजम भी पहुँच चुके हैं। तो वर्ल्ड कप में जो नाकिस कारकर्दगी थी उस हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली गई है। आगे बढ़ते हैं, कुछ मज़ीद खबरें शामिल करते हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की कोयटा में सियासी मसरूफियात की बात करते हैं। पार्टी इजलास से भी खिताब किया उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कुछ तो फ़र्क है बातें करने और अमल करने वालों में, ये उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि कहाँ गई वो तब्दीली, आवाम को ये सवाल पूछना चाहिए। कोयटा में उनकी सियासी मसरूफियात हैं, वहाँ पर वो कहते हैं कि कौन और किसने क्या किया, ये सब चीज़ें बच्चों को बताना चाहिए
और उन्होंने ये भी कहा कि बुग़्ज़, हसद, गंदी ज़ुबान और नफ़रत ने मुआशरे को गंदा किया। मुआशरे में तहज़ीब, शराफत और शाइस्तगी, एहतराम वापस हम लेकर आएंगे। बातें करने वाले बहुत आए, लेकिन प्रैक्टिकली अमली तौर पर ग्राउंड लेवल पर किसी ने कुछ नहीं किया। आवाम को बिजली के महंगे बिलों से आज़ाद कराना चाहते हैं, ये भी उन्होंने कहा है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का बयान भी सामने आया। वो कहते हैं कि बिलावल भुट्टो को छोटा भाई समझता हूँ और कहा कि हमने 16 माह साथ काम किया है, हमें पुख्ता सियासत की तरफ बढ़ना चाहिए। मजीद कहा कि रोने धोने और इल्ज़ाम तराशी से कुछ भी नहीं होगा, बल्कि अपने भाई नवाब असलम रईसानी और हाजी लश्करी रईसानी को मैं मिलने के लिए इसलिए आया हूँ। हमारे इस ख़ानदान से 50 साल से ताल्लुक़ है। सियासत अपनी जगह, ख़ानदानी ताल्लुक़ का हमेशा एहतराम किया है। हाजी लश्करी रईसानी को नून लीग में शमूलियत की दावत देने के लिए आया हूँ। देखते हैं उन्होंने क्या कहा। होने से कुछ नहीं होगा, हम और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करें और एक दूसरे को मुर्द इल्ज़ाम ठहराएं, ये कोई मुनासिब बात नहीं है। मुनासिब बात यह है कि हम सब अपने गिरबानों में झांकें और एक बेलाग तजिया करें कि कहाँ हमसे गलतियां हुई और कहाँ हमने एक दूसरे के साथ ज्यादती की। तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर बैठकर एक ठंडे दिल के साथ और दिलजमी के साथ और पुख्ता सोच के साथ हमें इन मसाइल को हल करना होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान का जवाब दे दिया है। ख्वाजा साद रफीक ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर बयान दिया, कहा कि हमें ना ही छेड़ें तो बेहतर है। आपने सवाल उठाया है तो जवाब भी सुन लें। मेरे ख़ानदान या मैंने कभी मुंह नहीं छुपाया और ना ही अंग्रेज़ अयूब खान और याहिया खान की खुशामद की। हमने गुज़िश्ता 80 बरस में खिज़र हयात टवाना से लेकर कमर जावेद बाजवा तक सब की जेलें भुगती हैं। लीगी रहनुमा ने मजीद कहा कि मेरे वालिद ने भुट्टो मरहूम की सिविल आमरीत में जान दी। ज़िया आमरीत में मुझे 3 बार जेल जाना पड़ा। मुशर्रफ आमरीत से लड़े, जेलें काटी और जिस्मानी तशद्दुद सहा। इमरान खान, कमर जावेद बाजवा और साकिब निसार का निकाब पोश मार्शल लॉ भी भुगताया। बतौर वज़ीर अपने काम पर ज़मीर मेरा मुतमिन है। तो ये ख्वाजा साद रफीक का बयान सामने आया है। इसी मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी भी बोल पड़े हैं। वो कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान पहले डेरा इस्माइल खान की नशिस्त बचाएं। लाड़काना से पीपल्स पार्टी की नशिस्त का ख्वाब पूरा नहीं होगा। शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी के हवाले से बयानात पर माफ़ी मांगी थी। PTI चेयरमैन का रवैया हद तक आमेज़ था, उनसे हाथ नहीं मिला सकते। ये बयान सामने आया है फैसल करीम कुंडी का और वो ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की नशिस्त का ख्वाब पूरा नहीं होगा। शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी से माफ़ी मांगी थी जो बयानात उन्होंने दिए, जबकि उन्होंने PTI के हवाले से वाज़े किया कि उनका रवैया हद तक आमेज़ है, उनसे किसी किस्म का कोई भी हाथ नहीं मिलाया जा सकता। और उन्होंने फजल रहमान को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि पीपल्स पार्टी की नशिस्त कोई नहीं जीत सकता। शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी के हवाले से जो भी बयानात दिए उस पर वो माफ़ी मांग चुके हैं और PTI चेयरमैन का जो रवैया है वो हद तक आमेज़ है। आगे बढ़ेंगे। इलेक्शन कमीशन में आम इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों के लिए कागजात नामजदगी की छपाई का काम शुरू कर दिया है। इलेक्शन कमीशन प्रिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान से कागजात नामजदगी छपवा रहा है। इंतखाबी शेड्यूल जारी करने से पहले डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरों के पास कागजात पहुँचा दिए जाएंगे। रिटर्निंग अफसरों की डिमांड पर कागजात नामजदगी मज़ीद दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ज़िला की मजमूई वोटर के तनासब से उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी देगा। जनरल नशिस्तों, ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों और अक़लियतों के लिए सफ़ेद रंग के कागजात नामजदगी होंगे। अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। ज़राए ये बता रहे हैं इलेक्शन कमीशन प्रिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान से कागजात नामजदगी छपवा रहा है। उधर IMF ने पाकिस्तान के साथ डील की नवीद सुना दी है। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग को दिए गए इंटरव्यू में MD क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने कहा है कि पाकिस्तानी हुकाम इंतहाई मुश्किल हालात में प्रोग्राम पर अमल कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ डील के बहुत करीब हैं। पाकिस्तान का अहम मसला टैक्स का है। मुल्क में GDP का सिर्फ 12% टैक्स इकट्ठा किया जाता है, जिसे हमने 15% तक बढ़ाने की तजवीज़ पेश की है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात का आज आखिरी रोज़ है।
आपको बता रहे हैं कि एमडी की जानिब से ये बात सामने आई है कि पाकिस्तान का अहम मसला टैक्स का है और बहुत करीब हैं अब डील के पाकिस्तान के साथ। मुल्क में जीडीपी का सिर्फ 12% टैक्स इकट्ठा किया जाता है। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा की जानिब से ये कहा गया है। गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ब्यूरो चीफ हैं। अस्सलाम वालेकुम गुलाम मुर्तज़ा, बताइएगा इस हवाले से ये जो खुसूसी इंटरव्यू दिया गया है ब्लूमबर्ग को एमडी की जानिब से, और क्या डील अब बहुत जल्दी से ऑफिशियल भी कर दिया जाएगा? जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी आपने जो एमडी हैं आईएमएफ की उनका जो बयान सामने आया है वो आपने पढ़ा। बिल्कुल पाकिस्तान के आईएमएफ के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं और कामयाबी के साथ मुकम्मल किए हैं। आईएमएफ की टीम ने इज़हार इत्मीनान किया है पाकिस्तान के तमाम अदारों और वजारतों की कारकर्दगी पे, जो कि इस जायज़े का हिस्सा थी। पहले तकनीकी सतह के मुज़ाकरात 10 रोज़ और 4 से 5 रोज़ ये मुज़ाकरात जारी रहे। आज आखिरी दिन था इसका मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके हैं और इसके साथ जो डेवलपमेंट्स थी उन सब के ऊपर पाकिस्तान ने उनके साथ एग्री किया है। सबसे बड़ा जो फाइनेंशियल गैप का मसला था, एक्सटर्नल फाइनेंशियल गैप, वो हल कर लिया गया और आईएमएफ ने मुख्तलिफ पाकिस्तान के दोस्त ममालिक से रब्ता करके पूछा था कि क्या पाकिस्तान को आप इमदाद फराहम करेंगे। तो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक की तरफ से कहा गया कि बिल्कुल हम इनको एक्सटर्नल गैप में मुआवनत फराहम करेंगे। उसके बाद टैक्स कलेक्शन का मामला था। टैक्स कलेक्शन में भी पाकिस्तान ने जो FBI ने अपने हदाफ थे वो पूरे हासिल किए और उसके साथ साथ कुछ इजाफी रकम भी वसूलियाँ की। ये खदशा था कि दिसंबर में शायद को टैक्स कलेक्शन में थोड़ी कमी आ सकती है। तो इस हवाले से कहा गया, आईएमएफ को बताया गया कि अगर खुदा न खासा कोई टैक्स वसूलियों में कमी आई तो हम रिटेलर्स के ऊपर टैक्स लगाएंगे। इसके साथ वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर ने इस जो वफ़द था इसकी सरबराही की थी। वज़ारत ख़ज़ाना के साथ साथ वज़ारत तवानाई, निजकारी कमीशन और उनके साथ जो दीगर वजारतें थीं उन्होंने इसमें हिस्सा लिया था। तो आज ये मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए हैं और मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए हैं। पाकिस्तान डील के करीब है। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान डील के बहुत करीब है। एमडी की जानिब से जो ब्लूमबर्ग को खुसूसी इंटरव्यू दिया गया है उनमें उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान डील के बहुत करीब है और पाकिस्तान का अहम मसला टैक्स का है। अब बात करते हैं अहम केस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट में फैज़ाबाद धरना अमल दरामद केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपने नज़रसानी की दरख्वास्त दायर ही क्यों की थी। 4 साल लटकाए रखा। ये नहीं होगा कि ऊपर से हुक्म आया है तो नज़रसानी दायर कर दी। सच सबको पता है और बोलता कोई नहीं है। पाकिस्तान मजाक नहीं, आपने पूरे मुल्क को सर पर नचा दिया। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि कमीशन जिससे बुलाए और वो ना आए तो कमीशन उसे गिरफ्तार भी करवा सकता है। 60 दिन के अंदर कमीशन की रिपोर्ट आएगी, उसे हम देख लेंगे। जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि कमीशन को इख्तियार है कि वो साबिक वज़ीर आज़म, DGISI समेत किसी को भी बुला सकता है। अदालत ने हुक्मनामा भी इस हवाले से जारी कर दिया है। बात कर रहे हैं फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने फैसले पर अमल दरामद के लिए एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे दिया है। फैसले पर अमल दरामद के लिए बनाए गए कमीशन का नोटिफिकेशन भी अब जारी किया जा चुका है। कमीशन की सरबराही IG रिटायर्ड अख्तर अली शाह करेंगे, जबकि 3 रुकनी कमीशन में साबिक IG ताहिर आलम खान और एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला खुशहाल खान शामिल हैं। इंक्वायरी कमीशन फैज़ाबाद धरना के मुहर्रकात की तहकीकात करेगा। इंक्वायरी कमीशन तहरीक लब्बैक की गैर कानूनी माली इमदाद करने वालों की निशानदही करेगा। धरने के हक में फतवा और बयानात जारी करने वालों की भी निशानदही की जाएगी। और अब शामिल करेंगे आज की 10 अहम आलमी खबरें। हेडलाइंस आपने जानी। अभी अहम खबर है, शाह महमूद कुरैशी की मुश्किलात कम ना हो सकी। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर रखा था। शाह महमूद कुरैशी की मुश्किलात कम नहीं हो सकी। जमानत की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया है। अहम खबर है, अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर रखा था। बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का महफूज फैसला अब सामने आ गया है। शाह महमूद कुरैशी की मुश्किलात हैं कि कम नहीं हो रही और
साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की ये ज़मानत की दरख्वास्त है जिसको मुस्तरद किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने ये महफूज फ़ैसला सुनाया है। अदालत ने फ़रीक़ैन के दलाइल सुने, जिसके बाद ये फ़ैसला महफूज कर लिया गया था और अब ये फ़ैसला सामने आया है कि उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। और इसी पर मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं हमें ज्वाइन किया है आदिल सईद अब्बासी ने। आदिल सईद अब्बासी, क्या तफसीलात हैं इससे मुतालिक? देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में जो जमानत की दरख्वास्त थी, इस पर फैसला महफूज किया था और अब ये फैसला सुनाया है कि साइफर केस में चेयरमैन साबिक वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। शाह महमूद कुरैशी की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो चुका है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने यह महफूज शुदा फैसला सुनाया। अदालत ने फ़रीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था और अब ये फैसला सुना दिया गया है। जी ठीक है आदिल सईद अब्बासी, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की पीसीबी आमद चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से मुलाकात है। वर्ल्ड कप में कौमी टीम की नाकिस कारकर्दगी पर बातचीत की जाएगी। अहम खबर है कि बाबर आजम इस वक्त पहुंच चुके हैं नेशनल क्रिकेट अकेडमी और अहम मुलाकात होने वाली है। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम, पीसीबी आमद और चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से मुलाकात होगी, रिपोर्ट भी पेश की जाएगी और वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी के हवाले से बातचीत होगी। बिल्कुल, कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की यहाँ मुलाकात है। अब से कुछ देर पहले वहाँ पर पहुँचे, एक्सक्लूसिव मनाजिर, बराह रास्त पहुँचने के मनाजिर हमने आपको दिखाए। अब कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम पीसीबी उनकी आमद है और वहाँ पर ये मुलाकात जारी है। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से उनकी अहम तरीन मुलाकात हो रही है। अहम मामलात पर डिस्कशन होगी, रिपोर्ट पेश की जाएगी, जो कारकर्दगी रही वर्ल्ड कप में उस पर इजहार ख्याल किया जाएगा, फाइंडिंग सामने रखी जाएंगी और देखना ये होगा कि क्या मुस्तकबिल में लाहे अमल अपनाया जाता है और क्या कोताहियाँ थीं, कहाँ मसले मसाइल थे, वो तमाम चीज़ें इस अहम तरीन मुलाकात में ज़ेर गौर आएंगी। और इस वक्त ये मुलाकात जारी है। अब से कुछ देर कबल इस मुलाकात का आगाज़ हुआ और अब देखते हैं कि क्या खबरें सामने आती हैं। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। चौधरी अशरफ इस वक्त एनसीए के बाहर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। चौधरी अशरफ, इस वक्त क्या अपडेट्स हैं आपके पास? ये एक्सक्लूसिव मनाज़िर आप देख सकते हैं। बाबर आजम की ये गाड़ी अब वो पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर में एक अहम मुलाकात होगी। मुलाकात के बाद अब वो वापस जा रहे हैं। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम अब से कुछ देर पहले पहुंचे थे और मुख्तसर सी मुलाकात के बाद अब वो वापस चले गए हैं। एक्सक्लूसिव मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले वो पहुंचे हैं यहाँ पर और कुछ ही देर मुख्तसर मुलाकात के बाद वापस चले गए हैं। चौधरी अशरफ साथी मौजूद हैं, वहाँ पर मौजूद हैं, वो इस वक्त उनसे डिटेल्स ले लेते हैं। चौधरी अशरफ, इस वक्त आप वहाँ पर मौजूद हैं। नहायत मुख्तसर सी मुलाकात के बाद क्या बाबर आजम वापस चले गए हैं? आयशा, अभी मुलाकात नहीं हुई। ये मुलाकात जो होगी ये पीसीबी हेडक्वार्टर में होगी क्योंकि नेशनल अकेडमी में क्रिकेट कोचेस के साथ जो चेयरमैन पीसीबी की मुलाकात हुई और 3 घंटे से ज़्यादा ये मुलाकात जारी रही। बाबर आजम को भी यहाँ पर बुलाया गया था। बाबर आजम यहाँ पर आए और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ज़का अशरफ की कोचेस के साथ मुलाकात थी वो मुकम्मल होने के बाद अब बाबर आजम जो है ना, चीफ ऑपरेटिंग अफसर सलमान नसीर उनकी गाड़ी में बैठकर अब पीसीबी हेडक्वार्टर चले गए। वहाँ पर चेयरमैन पीसीबी के साथ वहां पर मुलाकात 1-to-1 होगी। वहां पर कोई तीसरा फरीक नहीं होगा जो इस मुलाकात में होगा। वहां पर बाबर आजम अपने मुस्तकबिल के हवाले से और जो क्रिकेट के जो वर्ल्ड कप में जो कुछ हुआ वो रिपोर्ट वहां पर पेश करेंगे और चेयरमैन को बताएंगे कि आखिर वर्ल्ड कप में ऐसा क्या कुछ हुआ कि पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में रसाई हासिल ना कर सकी। लेकिन बाबर आजम जब उनकी गाड़ी नेशनल क्रिकेट अकेडमी से बाहर निकली तो बाबर आजम बड़े खुशगवार मूड में थे, मुस्कुरा रहे थे और उन्होंने जस्टर यही दिया कि अब कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अब जो कुछ भी है फैसला वो इस मुलाकात के बाद अब देखना यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन उनकी जो बताए वो अपनी रिपोर्ट देंगे और जो चेयरमैन पीसीबी को बताएंगे उस पर क्या। बाबर आजम 1 घंटा पहले यहाँ पहुंचे थे। चौधरी अशरफ 1 घंटा पहले बाबर यहाँ पहुंचे थे और एनसीए में ऑलमोस्ट 1 घंटा उन्होंने स्टे किया है। किस किस से मुलाकात हुई है एनसीए में उनकी?
एनसीए में सिर्फ उन्होंने आए हैं और उनको पहले बताया गया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन क्योंकि एनसीए में मुलाकात कर रहे हैं तो वो बाबर आजम सीधे इधर ही आ गए, लेकिन वहाँ पर आगे पहले ही जो मिकी आर्थर है, ब्रैडबर्न है, उनके साथ चेयरमैन की मुलाकात जारी थी। जैसे ही वो मुलाकात खत्म हुई तो चेयरमैन ने उनको कह दिया कि मैं कज़ाफी स्टेडियम जा रहा हूँ, पीसीबी हेडक्वार्टर जा रहा हूँ, तो वहीं पे जाकर मुलाकात होगी। तो अब चेयरमैन पीसीबी पहले अपनी गाड़ी में निकले, हमने एक्सक्लूसिव मनाजर भी अपने नाज़रीन को दिखाए कि चेयरमैन पीसीबी की यहाँ से गाड़ी गुजरी है और उसके बाद पीछे ही दूसरी बाबर आजम की गाड़ी जो है वो अब पीसीबी हेडक्वार्टर में पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर बाद पीसीबी हेडक्वार्टर में चेयरमैन पीसीबी और बाबर आजम के दरमियान जो 1-to-1 मुलाकात है उसका आगाज हो जाएगा। जी, कुछ ही देर में ये 1-on-1 मुलाकात का आगाज़ भी हो जाएगा। चौधरी अशरफ, एनसीए के अंदर की कुछ हमें कहानी बताइए, अंदर क्या चल रहा है, किस किस से मुलाकात हुई है? 3 घंटे से ज़ायद जो मुलाकात रही है, अब कोई अंदरूनी कहानी आप तक पहुंच सकी? आशा, अभी तक ये बताया गया, जो अंदर से हमारे अंदरूनी ज़राए ने ये हमें तस्दीक की है कि जो मिकी आर्थर है उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की है। उन्होंने वर्ल्ड कप के हवाले से और एशिया कप के हवाले से जितनी उनकी रिपोर्ट उन्होंने तैयार करके चेयरमैन पीसीबी को दिया और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट में तब्दीलियों के हवाले से भी उनको बताया कि कितनी तब्दीलियाँ होनी चाहिए या नहीं। इसके साथ साथ जो टीम के हेड कोच हैं उन्होंने भी अपनी वहाँ पर रिपोर्ट पेश की। ज़का अशरफ ने बारी बारी इन दोनों से मुलाकात की। जो टीम के मैनेजर हैं उन्होंने भी अपनी यहाँ पर रिपोर्ट पेश की और 3 घंटे तक जो चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ है वो हेड कोच और जो टीम डायरेक्टर है मिकी आर्थर, उनसे पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल के हवाले से भी उन्होंने काफ़ी तबादला ख्याल किया कि आखिर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए क्या कुछ होना चाहिए ताकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम बेहतरी का मुजाहरा कर सके और अच्छे नताइज दे सके। और जो एशिया कप में और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के हर टीम के खिलाड़ियों के हवाले से ज़का अशरफ ने उनसे पूछा भी है और उनको ब्रीफ भी किया गया है। जी, चौधरी अशरफ, बाबर जब पहुंचे यहाँ एनसीए, क्या उन्होंने रिपोर्ट एनसीए में ही दे दी है या वो खुद बाय हैंड पीसीबी हेड ऑफिस जाकर देंगे रिपोर्ट? आयशा, यहाँ पर बाबर आजम की सिर्फ मुलाकात नहीं हुई किसी भी ऑफिशियल से, वो सिर्फ आए हैं और उसके बाद उनको पैगाम दे दिया गया कि अभी चेयरमैन अपनी मीटिंग ख़त्म करके कज़ाफी स्टेडियम जाएंगे, पीसीबी हेडक्वार्टर जाएंगे, वहाँ बैठकर ये 1-to-1 मुलाकात होगी। उनके पास ही रिपोर्ट मौजूद है जो अब पीसीबी हेडक्वार्टर में बाबर आजम चेयरमैन पीसीबी को वो रिपोर्ट देंगे और पूरे टूर्नामेंट के हवाले से और एशिया कप की कारकर्दगी के हवाले से हर प्लेयर के हवाले से वो ब्रीफ करेंगे और ये भी साथ साथ उनको बताएंगे कि किस तरह पाकिस्तान टीम ने की कारकर्दगी पिछले 1.5-2 साल में उनकी क़यादत में काम करने वाली, उनकी क़यादत में खेलने वाली पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी क्या रही है। इस हवाले से बाबर आजम आगे के लायामल के हवाले से भी चेयरमैन पीसीबी को आगाह करेंगे कि अब मुस्तकबिल में क्या होना चाहिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ है और टेस्ट सीरीज़ के बाद T20 5 T20 मैचेस की सीरीज जो है वो पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल दी है। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया चौधरी अशरफ, हमें अपडेट कर रहे थे। एनसीए के बाहर मौजूद हैं, सुबह से ही मौजूद हैं और लम्हा बलम्हा हमें अपडेट रखे हुए हैं वहाँ जो सूरत हाल है। तो अब ये खबरें आ रही हैं कि बाबर आजम पीसीबी हेड ऑफिस जाएंगे और वहाँ पर मुलाकात करेंगे चेयरमैन पीसीबी से। अब ये खबर है, लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक से मुताल्लिक केस की समाअत हुई है। कमिश्नर लाहौर की जानिब से अदालत में रिपोर्ट जमा करा दी गई है जिसमें लिखा गया है कि ननकाना और शेखुपुरा में फसलों की बाक़ियात को आग लगाने के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। ननकाना साहब और शेखुपुरा के पटवारी गुरुद्वार समेत दीगर को मुअत्तल कर दिया गया है। साइकिलिंग को फ़रोग़ देने के लिए लाहौर में इस्तांबुल चौक से माल रोड तक ग्रीन लाइन बना दी गई है। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि लाहौर और इसके गिरदोनवा में कचरे के ढेर हैं। स्मोक का मसला सिर्फ लाहौर का ही नहीं बल्कि पूरे पंजाब का है। क्लीन लाहौर के नाम से इवेंट शुरू करें, स्कूलों के बच्चों को बुलाकर कचरा उठाएं, ये पूरी दुनिया में होता है। हफ्ते में 2 रोज़ वर्क फ्रॉम होम पर अमल दरामद कराएं। हफ्ते के रोज़ स्कूल और कॉलेजेस मुकम्मल तौर पर शट डाउन हों। जुडिशल वाटर कमीशन को निगरान वज़ीर आला से जुम्मे को मीटिंग करने की हिदायत कर दी गई है। अदालत ने केस की समाअत 17 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से आज भी दूसरे नंबर पर है। फ़ज़ाई आलूदगी सुबह के मुकाबले दोपहर में अब कम हो गई है। दिन 1 बजे लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 187 रिकॉर्ड किया गया, जो सुबह के वक्त 287 रिकॉर्ड किया गया था, और दिन 1 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 269 था, जो बदस्तूर दुनिया में सबसे ज़्यादा अब तक रिकॉर्ड किया गया है।
स्मोक को कैसे कंट्रोल किया जाए, निगरान वज़ीर आला पंजाब ने इजलास तलब कर लिया है। स्मोक के तदारुक के हवाले से सख्त फैसले भी किए जाएंगे। स्मोक के पेश नज़र स्कूल हफ्ते में 2 रोज़ बंद करने की तजवीज़ ज़ेर गौर आई है। इसके अलावा मार्केटों को हफ्ते में 2 दिन बंद करने की तजवीज़ पर भी गौर होगा। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट गाड़ी की आमदोरफ्त कम करने के हवाले से इकदाम से आगाह करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि स्मोक के हवाले इकदाम पर अमल दरामद न करवाने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ननकाना साहब में फसलों की बाक़ियात को जलाने वाले शिकंजे में आ गए हैं। डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद समेत मुतल्लिका अफसरान की मुख्तलिफ इलाकों की चेकिंग भी। स्मोक एक्ट के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। लाखों रुपये जुर्माना भी आयद किया गया है। डिप्टी कमिश्नर ननकाना के मुताबिक स्मोक का बायस बनने वाले 103 अफराद के खिलाफ मुतल्लिका थानों में FIRs का इंदराज करवाया गया है। अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। इसी पर बात कर लेते हैं। नुमाइंदा इरफान रशीद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, बताइएगा क्या इकदाम किए जा रहे हैं? बिल्कुल, जिली इंतजामिया की जानिब से स्मोक मुहिम के सिलसिले में जो कार्रवाई हैं भरपूर तरीके से जारी हैं। अब तक स्मोक का बायस बनने वाले 103 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज भी करवाए जा चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद ने बताया कि 1 अगस्त से अब तक 288 37 यूनिट, 421 भट्टा और 57,222 गाड़ियों को चेक किया गया है, जिनमें से 18 भट्टों और 16 फैक्ट्रियों और 565 गाड़ियों को सील किया गया है। जबकि फसलों की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ 103 अफराद के खिलाफ भी मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज करवाए गए हैं। उन्होंने बताया कि जो भी कोई स्मोक या आलूदगी के सबब बनने वाली चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई जारी रखी जाएंगी। और अब तक जो जिला ननकाना में 42,17,000 रुपये से ज़ायद के जुर्माने भी किए जा चुके हैं। जी ठीक है इरफान, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की कोयटा में सियासी मसरूफियात जारी हैं। पार्टी इजलास से भी उन्होंने खिताब किया है। अपने खिताब में वो कहते हैं कि कुछ फ़र्क तो है कि बातें करने और अमल करने वालों में कहाँ गई वो तब्दीली। आवाम को ये पूछना चाहिए कौन और किसने क्या किया, बच्चों को बताना चाहिए। बुग़्ज़ और हसद, गंदी ज़ुबान और नफ़रत ने माशरे को गंदा किया। माशरे में तहज़ीब, शराफत और शाइस्तगी और एहतराम वापस लेकर आएंगे। बातें करने वाले बहुत आए, अमली तौर पर कुछ नहीं किया गया। आवाम को बिजली के महंगे बिलों से आज़ाद करवाना चाहते हैं, ये नवाज शरीफ ने आज कहा है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को छोटा भाई करार दे दिया और कहा कि हमने 16 माह साथ काम किया है, हमें पुख्ता सियासत की तरफ बढ़ना चाहिए। रोने धोने और इल्ज़ाम तराशी से कुछ नहीं होगा। अपने भाई नवाब असलम रईसानी और हाजी लश्करी रईसानी को मिलने आया हूँ। हमारा इस ख़ानदान से 50 साल से ताल्लुक़ है। सियासत अपनी जगह, ख़ानदानी ताल्लुक़ का हमेशा एहतराम किया। हाजी लश्करी रईसानी को नून लीग में शमूलियत की दावत देने आया हूँ। कुछ नहीं होगा, हम पीटें और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करें और एक दूसरे को मुर्द इल्ज़ाम ठहराएं, ये कोई मुनासिब बात नहीं है। मुनासिब बात यह है कि हम सब अपने गिरबानों में झांकें और एक बेलाग तजिया करें कि कहाँ हमसे गलतियां हुई और कहाँ हमने एक दूसरे के साथ ज्यादती की। तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर बैठकर एक ठंडे दिल के साथ और दिलजमी के साथ और पुख्ता सोच के साथ हमें इन मसाइल को हल करना होगा। चीफ ऑर्गेनाइज़र मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज कहती हैं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने जेलें काटी, मुश्किलात और जुल्म और जबर बर्दाश्त किया, मगर वह मुत्तहिद रहे। जुल्म और दबाव के बावजूद मुस्लिम लीग नून का कोई रुकन नहीं टूटा। तकलीफों के बावजूद, जुल्म के बावजूद, जबरजूद मुस्लिम लीग नून नहीं टूटी। उसका एक वर्कर नहीं टूटा। उसके लीडर्स जो है उन्होंने अपनी जान पर मुश्किलात बर्दाश्त की, जेलें बर्दाश्त की, झूठे मुकदमे बर्दाश्त किए, लेकिन जमात नहीं टूटी। जमात मुत्तहिद रही है। इस वजह से कल अल्लाह ताला ने ये जो कामयाबी हमें कल दी है, ये उसका भी समर है। जो जमात की कुर्बानियां है उस सब का समर हमने कल देखा।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान का जवाब दे दिया। ख्वाजा साद रफीक ने समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर बयान में कहा कि हमें ना ही छेड़ें तो बेहतर है। आपने सवाल उठाया है तो जवाब भी सुन लें। मेरे ख़ानदान या मैंने कभी मुंह नहीं छुपाया और ना ही अंग्रेज़ अयूब खान और याहिया खान की खुशामद की। हमने गुज़िश्ता 80 बरस में खिज़र हयात टवाना से लेकर कमर जावेद बाजवा तक सबकी जेलें भुगती हैं। लीगी रहनुमा ने मज़ीद कहा कि मेरे वालिद ने भुट्टो मरहूम की सिविल आमरीत में जान दी। ज़िया आमरीत में मुझे 3 बार जेल जाना पड़ा। मुशर्रफ आमरीत से लड़े, जेलें काटी और जिस्मानी तशद्दुद सहा। इमरान खान, कमर जावेद बाजवा और साकिब निसार का निकाह-पोश मार्शल भी भुगताया। बतौर वज़ीर अपने काम पर और अपने ज़मीर से मैं मुतमईन हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान पहले डेरा इस्माइल खान की नशिस्त बचाएं। लाड़काना से पीपल्स पार्टी की नशिस्त का ख्वाब पूरा नहीं होगा। शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी के हवाले से बयानात पर मुआफ़ी मांगी थी। पीटीआई चेयरमैन का रवैया हद तक आमेज था, उनसे हाथ नहीं मिला सकते। इलेक्शन कमीशन में आम इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों के लिए कागजात नामजदगी की छपाई का काम शुरू कर दिया है। इलेक्शन कमीशन प्रिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान से कागजात नामजदगी छपवा रहा है। इंतखाबी शेड्यूल जारी करने से पहले डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरों के पास कागजात पहुंचा दिए जाएंगे। रिटर्निंग अफसरों की डिमांड पर कागजात नामजदगी मजीद दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ज़िला के मजमूई वोटर्स के तनासब से उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी देगा। जर्नल नशिस्तों, ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों और अक़लियतों के लिए सफ़ेद रंग के कागजात नामजदगी जमा करवाए जाएंगे। तैयारियां इस वक्त जारी हैं। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों के लिए कागजात नामजदगी की छपाई का काम अब शुरू कर दिया है। ज़राए इस बात की भी तस्दीक कर रहे हैं और मज़ीद तैयारियां की जा रही हैं। इंतखाबी शेड्यूल जारी करने से पहले डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरों के पास तमाम चीज़ें पहुँचाई जा रही हैं। रिटर्निंग अफसरों की डिमांड पर कागजात नामजदगी दिए जा रहे हैं, जबकि मजमूई वोटर्स के तनासब से उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी दिए जाएंगे। ज़रा ये बता रहे हैं। और इस वक्त इलेक्शन कमीशन में आम इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इलेक्शन के हवाले से तमाम तर लाहे अमल जो है उसको अडॉप्ट किया गया है और किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं मज़ीद जान लेते हैं। मैं ज्वाइन किया है शबिया नकवी ने। शबिया नकवी, ये तैयारियों से मुताल्लिक क्या तफसीलात हैं? इंतखाबात की तैयारियां जो है जारी है। ज़राए इलेक्शन के मुताबिक उम्मीदवारों के लिए कागजात नामजदगी की छपाई का काम शुरू कर दिया गया है और प्रिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान से कागजात नामजदगी जो है वो छपाए जा रहे हैं। जाएगा ये भी कहना है कि इंतखाबी शेड्यूल जारी करने से पहले डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान के पास कागजात पहुँचा दिए जाएंगे और तमाम रिटर्निंग अफसरान की डिमांड पर कागजात नामजदगी मजीद दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन जिला के मजमूई वोटर्स के तनासब से उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी देगा। ठीक है शबिया नकवी, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक टू पाकिस्तान लाइव। डॉलर का रुपए का रगड़ा, इंटरबैंक में कारोबार का अख्ताम हो गया। डॉलर 27 पैसे महंगा होकर 288 रुपये 14 पैसे पर बंद हुआ है। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा हुआ। डॉलर 289 रुपये 50 पैसे पर पहुंच गया है। आपको इस हवाले से अपडेट करें कि ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 27 पैसे महंगा और ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा हुआ है और डॉलर अब 289 रुपये 50 पैसे पर पहुंच चुका है। इसी हवाले से मज़ीद अपडेट लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है नजीब नाइच ने। नजीब नाइच, अपडेट कीजिएगा क्या रेट है इस वक्त डॉलर का और किस रेट पर ओपन मार्केट में लेन देन जारी है? जी बिल्कुल, ओपन मार्केट में जो क्लोजिंग हुई है वो 289 रुपये 50 पैसे, जबकि इंटरबैंक में क्लोजिंग 288 रुपये 14 पैसे पर हुई है और आज के दिन मामूली इजाफा हुआ है। इंटरबैंक में 27 पैसे जबकि ओपन मार्केट में 50 पैसे का इजाफा हुआ है। फिलवक्त जो है डॉलर पर दबाव बरकरार है और इम्कान है कि इस माह ये सूरत हाल रहेगी, क्योंकि एक तो जो IMF की शराइत थी कि डॉलर को फ्री किया जाए, उस पर हुकूमती कोई कंट्रोल जो है वो ना होना चाहिए और जो इम्पोर्टर्स हैं उनको भी डॉलर फराहम की जाए, जिसके बायस जो है डॉलर पर इस वक्त दबाव बरकरार है। लेकिन कहा जा रहा है कि ये सूरत हाल तकरीबन दिसंबर के मिड तक जारी रहेगी
और इंपोर्टर्स जो हैं वो पेमेंट कर रहे हैं, जिसके बायस डॉलर में कुछ इजाफा हो रहा है। जैसे ही कुछ इनफ्लो आएंगे बाहर से IMF से मुज़ाकरात के बाद, जैसी 18 तारीख तक ये मुज़ाकरात जारी रहने, उसके बाद जैसे ही पेमेंट्स के हवाले से फाइनल हो जाएगी बात, उसके बाद ही जो है करेंसी मार्केट में बेहतरी आएगी। स्टॉक मार्केट मुसलसल अपनी बुलंद तरीन सतह को छू रही है। आज के दिन भी तकरीबन 56,000। ठीक है नजीब नाइज, बहुत शुक्रिया आपका, हमें ज्वाइन किया है मलिक बोस्तान ने। मलिक बोस्तान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सारे कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि डॉलर ऊपर जा रहा है और यही कहा जा रहा है कि मजीद ऊपर जाएगा, क्या वजूहात हैं इसकी? IMF है, क्योंकि IMF आई हुई है और उन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट ने तकरीबन तमाम उनके मुतालबे मान लिए सिवाय फाइनेंशियल गैप के। तो वो भी फाइनल राउंड पे दाखिल हो गया। इसी हफ्ते जो है वो पॉलिसी जो है वो अनाउंसमेंट हो जाएगी और उम्मीद है कि पूरी इंशाल्लाह ताला ये जो 71 करोड़ डॉलर की किस्त से पाकिस्तान को मिल जाएगी, जिससे बड़ा पाकिस्तान की इकानमी पे, रुपए पे, रिजर्व पे बहुत अच्छा फर्क है, क्योंकि इसके साथ 6 अरब डॉलर वर्ल्ड बैंक, एशिया बैंक और इस्लामी बैंक ने भी दे दिए। तो ये एक बड़ी इस वक्त पूरी दुनिया की भी और पाकिस्तान की भी नजरें इसी के ऊपर है। और इसके अलावा जो इंपोर्टरों का मसला था कि 308 में जब डॉलर का रेट था तो वो जब गिरने होगा उनको पता था डॉलर में गिर रहे हैं, तो उन्होंने 275 में जाके फिर बाइंग कर रहे हैं। और तीसरा गवर्नमेंट ने जो जितने भी डेविडेड फॉरेन के फंड थे वो उनको अलाउ कर दिया कि जो भी डेलीगेशन आ रहा था FDI के हवाले से फॉरेन इन्वेस्टमेंट के, तो उनका एक ही मुतालबा था कि आप हमारे पहले वाले मुनाफे नहीं दे रहे थे, हम किस तरह यहाँ इन्वेस्टमेंट करें। तो वो गवर्नमेंट ने उनको फ्री कर दिया। इस तरह एयरलाइन की, शिपिंग की कंपनियाँ थी जिनकी पेमेंट बैंक थी वो भी पे कर दी गई है। तो ये थोड़ा सा प्रेशर है, जो ही ये फंड आएंगे आप देखते डॉलर जितना पहले देखो 330 से कम हो गए, 275 पे गए और उसके बाद जो है 55 पे गिरा था, अभी थोड़ा बढ़ा है तो फिर वापस। लेकिन बोस्तान साहब ये कहाँ पर जाकर आपको स्टेबल होता नजर आ रहा है, रुकता नजर आ रहा है? कितने दिन लगेंगे और कहाँ तक जाएगा? बहुत ज्यादा गया 290 से ऊपर नहीं जाएगा, फिर वापसी आ जाएगी। जो ही IMF आज होता है, कल होता है, 9 दिन में ये उम्मीद है। उसके बाद देखिए तेजी से गिरेगा, क्योंकि आपका कहना है कि IMF से अगर जब हमें कर्ज मिल जाएगा उसके बाद ये डॉलर नीचे आएगा? पहले भी यही होता है, 1 अरब 20 करोड़ डॉलर जो ही अनाउंसमेंट है, आपने देखा डॉलर की तरफ गिरा और गिरते गिरते कहाँ पहुंच गया। और अभी भी यही है कि क्योंकि इसमें जो है, और उसके अलावा पाकिस्तान ने जो है अपना इस वक्त आपको पता है सावन वेल्थ फंड इंटरनेशनल कैम किया है 1 अरब डॉलर से, और उसकी वजह से स्टॉक भी बढ़ रहा है, इंटरनेशनल मार्केट के दरवाजे खोले, इन्वेस्टमेंट आएगी। सऊदीया ने दुबई ने IMF से वादा किया है कि हम इस फंड में जो है 1 अरब डॉलर जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे, और इसमें कोई 15-20 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आनी है। ये पाकिस्तान ने उन 51 कंट्री में शामिल और 16वें नंबर पे इसको। इससे पहले जितने भी 1 अरब डॉलर के जो है 15 ममालिक आगे, 16वां ममालिक पाकिस्तान है जिसने 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है, कैपिटल बनाया। तो ये बहुत बड़ा फंड है जो पाकिस्तान के एसेट का, जिसमें OGDC है, नेशनल बैंक है, सारे प्रॉफिटेबल अदारे हैं। और ये इसकी वजह से पाकिस्तान का जो है स्टॉक भी बढ़ रहा है और बाकी बाहर के जो इन्वेस्टर है वो भी इंशाल्लाह ताला इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा। तो आप देखेंगे डॉलर का रेट बहुत जल्द गिरना शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा अगला जो मॉनेटरी पॉलिसी है वे भी उसमें जो है इंटरेस्ट रेट भी कम हो, क्योंकि आपका कहना है कि डॉलर बहुत जल्द नीचे आएगा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मलिक बोस्तान हमारे साथ मौजूद थे, सदर फॉरेन एक्सचेंज कमीशन है। आपने ये कहा कि जैसे ही IMF के साथ जो मुज़ाकराती अमल है वो ख़त्म होगा, ये अनाउंस किया जाएगा कि पाकिस्तान को किस्त मिलने जा रही है, तो उसके बाद डॉलर में कदरे कमी आएगी। आगे बढ़ते हैं और एक और ख़बर शामिल करते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का अख्ताम हो गया है। मार्केट में ट्रेड वैल्यू 2 साल की बुलंद सतह 24.3 अरब रुपए तक पहुंच गया है। हजम 29 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। मार्केट में 660 मिलियन शेयर्स का कारोबार हुआ है। 100 इंडेक्स 14 पॉइंट्स इजाफे से 56,680 पर बंद हुआ है। मार्केट में बुलंद सतह 56,846 पर देखी गई है। मार्केट में ट्रेड वैल्यू 2 साल की बुलंद सतह पर है। तफसीलात के मुताबिक हजम 29 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। अभी आपको बराह रास्त चलेंगे। हाफिज नईमुर रहमान इस वक्त तकरीब से खिताब करें। जो मसनूई तरीके से क़यादतों बड़ा करना चाहते हैं, जो MQM के गुब्बारे में हवा भरना चाहते हैं, मैं बार बार ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये गुब्बारा अब जगह जगह से लीक हो चुका है। इसमें जितनी भी आप फूंके मारेंगे ये फूलेगा नहीं, आपके फेफड़े ख़राब कर देगा। तो हवा भरने वाले अपने फेफड़ों की हिफाजत करें और इस फटे हुए गुब्बारे में हवा भरने की कोशिश ना करें। अब कराची के अवाम MQM को वोट नहीं देंगे। दूसरी बात यह है कि
इस सब के बावजूद भी जब जमात इस्लामी अगर मुल्क से लॉयल है, जमात इस्लामी दयानतदार है, जमात इस्लामी अवाम के साथ है, अवाम जमात इस्लामी को वोट दे रहे हैं, तो वो हर वो कुव्वत जो इस रास्ते में मुजाहिम होगी वो अपने लिए सोच ले कि फिर उसके बारे में क्या कहा जाएगा, वो पाकिस्तान की हामी कुव्वत है या पाकिस्तान की दुश्मन कुव्वत है। तो ये तो अब सोचने का काम उन लोगों का है, क्या वो ये दाग बर्दाश्त कर सकते हैं कि लोग जमात इस्लामी को वोट देना चाहते हैं, इससे हालात बेहतर होना चाहते हैं, और अगर कोई आकर बीच में रुकावट डाल रहा है या जबरदस्ती किसी को बड़ा करके जमात इस्लामी के रास्ते को रोक रहा है, तो वो इस्लामी को वोट देना चाहते हैं, इससे हालात बेहतर होना चाहते हैं, और अगर कोई आकर बीच में रुकावट डाल रहा है या जबरदस्ती किसी को बड़ा करके जमात इस्लामी के रास्ते को रोक रहा है, तो वो मुल्क के साथ अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है। ये तो फैसला उन्हीं का है कि जिनके हाथ में इख्तियार और ताकत है। मेरा ख्याल है कि कोई भी ये वाली चीज अब लेने के लिए तैयार नहीं होगा। जमात इस्लामी के रास्ते और अवाम के रास्ते में इंशाल्लाह रुकावट नहीं बनेगा। अच्छा, मेरा सवाल मैं आयशा खान हूँ एक्सप्रेस न्यूज़ से। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर अल्ताफ हुसैन को इजाज़त मिल जाती है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान खिताब कर रहे हैं और इस वक्त उनसे सवालात किए जा रहे हैं जिनका वो जवाब दे रहे हैं। अब एक अहम खबर आप तक पहुंचाते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास ख़त्म हो गया है। वफाकी काबीना ने नज़रसानी शुदा हज पॉलिसी 2024 की मंजूरी दे दी है। ज़रा ये बता रहे हैं कि हज पॉलिसी पर 3 रुकनी वज़ारती कमेटी की सिफारिशात पर तब्दीलियों की मंजूरी दे दी गई है। यह अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। अहम इजलास हुआ है जिसमें हज पॉलिसी 2024 की मंजूरी दे दी गई है। ज़रा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। 3 रुकनी वज़ारती कमेटी की सिफारिशात पर यह इजलास हुआ। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास अब ख़त्म हो चुका है। वफाकी काबीना का इजलास अब ख़त्म हो चुका है और मंजूरी भी दी गई है कुछ तब्दीलियों पर। हज पॉलिसी की तब्दीलियों पर मंजूरी दी गई है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास ख़त्म हो गया है। 2024 हज पॉलिसी की मंजूरी दे दी गई है। हज पॉलिसी पर 3 रुकनी वज़ारती कमेटी की सिफारिशात की तब्दीलियों पर मंजूरी दी गई है। तो ये वफाकी काबीना का अहम इजलास अब ख़त्म हो चुका है। ज़राए बता रहे हैं कि 2024 हज पॉलिसी की मंजूरी दे दी गई है। भारत FATF के रडार पर आ गया है। भारत के हवाले से ये खबर है कि भारत में गैर कानूनी और गैर इंसानी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। FATF ने तफ्तीश के लिए टीम भिजवा दी है। FATF रिपोर्ट के मुताबिक भारत बैनुल-अक़वामी मनी लॉन्ड्रिंग, हथियारों और गोला बारूद की गैर कानूनी तिजारत के मरकज़ के तौर पर काम करता रहा है। भारत में 2009 से 2018 तक मनी लॉन्ड्रिंग मजमूई तौर पर $674.9 बिलियन तक बढ़ गई है। 2018 के बाद से मनी लॉन्ड्रिंग का अमल BJP हुकूमत की अहम शख्सियात की निगरानी में मज़ीद तेज़ हुआ है। बिल्कुल, दुनिया के मारूफ अखबार और वेबसाइट पॉलिटिको ने भारत के बारे में बड़े सवालात भी उठा दिए हैं। 2010 में भारत में मनी लॉन्ड्रिंग मुखालिफ इक़दामात में मुतादिद कोताहियों का इंकशाफ भी किया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग तेज़ी से बढ़ती हुई मईशत के तनाजुर में GDP के 5% इजाफे को पहुंच गई है। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि तखमीना मुल्क की GDP के 5% तक लगाया गया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक भारत 2002 के बाद से अब तक दुनिया का सबसे बड़ा हथियार दरामद करने वाला मुल्क है। भारत आलमी हथियारों की 11% दरामद करता है, जिनमें बिलखसूस रूस, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और इसराइल शामिल हैं। नवंबर 2023 में भारत की बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी की फंडिंग के साथ रवाबित बरकरार रखने के लिए जांच की जाएगी। भारतीय हुकूमत दहशतगर्द तंजीमों RSS, बजरंग दल और हिंदू परिषद की सरपरस्ती करती है। हिंदुस्तानी रियल एस्टेट के कारोबार को भी पूरी दुनिया में दहशतगर्दी के माली मुआवनत के इस्तेमाल के लिए जाना जाता है। रियल एस्टेट सिस्टम से मुंसलिक मनी लॉन्ड्रिंग के अमल को FATF के ज़रिए मुकम्मल जांच पड़ताल की ज़रूरत है। अहम खबर है, इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। हिंदुस्तान में अक़लियतों के इस्तेहसाल से मुतालिक डोज़ियर भी जारी किया गया है और FATF का वफ़द अब इंडिया का विज़िट करेगा। FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल करने का भी इम्कान ज़ाहिर किया गया है। आगे बढ़ेंगे। हिंदुस्तान में अक़लियतों के इस्तेहसाल से मुतालिक डोज़ियर जारी किया गया है। इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये डोज़ियर जारी किया है। 2014 के बाद से अक़लियतों के ख़िलाफ़ मज़ालिम जारी हैं। इम्तियाज़ी कवानीन और मीडिया मुहिम ने अक़लियतों के हुकूक़ पामाल होने में कलीदी किरदार अदा किया है। भारत में मुसलमानों के ख़िलाफ़ बदतरीन नस्ल कुशी जारी है।
हिंदुत्व नज़रियात के हामिल अफराद अक़लियतों की इबादत गाहों को तबाह कर रहे हैं। 2021 में अक़लियतों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ जुराइम के 294 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। रवां साल मणिपुर में सैकड़ों गिरजाघरों को जलाया गया। हिंदुस्तान भर में दर्जनों तारीख़ी मसाजिद हमलों की जद में भी आए हैं। तो ये सूरत हाल है भारत में अक़लियतों के साथ ये सलूक किया जा रहा है जो अक़लियतों के एहसास से मुतालिक डोज़ियर अब जारी किया गया है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने इस्लामाबाद में मार्गलिया डायलॉग से खिताब करते हुए कहा है कि भारत खित्ते की मौशी हकीकत है और पाकिस्तान की नज़रें तजारत बढ़ाने के लिए मशरिक़ पर है, मगर हमें बावकार किरदार अदा करना होगा। भारत के साथ पाकिस्तान के मफादात को मद्देनज़र रखकर अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। भारत में हिंदुत्व पॉलिसी बहुत बड़ा चैलेंज है और मुस्तक़बिल में हिंदुत्व का नज़रिया पूरी दुनिया के लिए चैलेंज बन जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह है, ताहम भारत तनाज़ात को हवा देने की कोशिश करता है। उन्होंने इसराइल फ़लस्तीन जंग के हवाले से कहा कि यूरोप या कहीं और तनाज़ा हो तो मगरिब का दोहरा मयार नज़र आता है। गज़ा में इसराइली दरिंदगी की मिसाल नहीं मिलती। बिल्कुल, फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज पैदर पे हमले कर रही है। मेरे नज़दीक बच्चों को मारने का कोई जवाब कबूल नहीं किया जा सकता। Pakistan, with the mineral potential of the Balochistan province and some in the KP and Gilgit-Baltistan also, has got this huge potential where it can have that historical big push, which the economic philosopher or historian would call it. We are waiting for that big push of ours. Once it gets it, it will go towards the transformation of modernization of its society and infrastructure. Kashmir is an area which deserves, which needs, which requires some serious attention. And that attention has to be, again, according to the people of Kashmir, not according to Pakistan or according to India. There are some living human beings who have their own aspirations for the last 70 years, and there are in millions. बात करते हैं अब स्मॉग के हवाले से। तो स्मॉग की शिद्दत में इजाफे का मामला है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने स्मॉग के हवाले से अहम इजलास तलब कर लिया है। ज़रा ये बताते हैं कि पंजाब में स्मॉग के तदारुक के लिए सॉफ्ट स्मॉग लॉकडाउन लगाने की तजावीज़ तैयार कर ली गई हैं। महकमों की तरफ से बुध को तमाम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बंद करने की तजवीज़ दी गई है। हफ्ते के रोज़ मार्केटें, जिम, सिनेमा, थिएटर, फैक्ट्रियाँ मुकम्मल बंद करने की तजवीज़ दी गई है। हफ्ते के रोज़ रेस्टोरेंट्स बंद करने की तजवीज़ भी है। सिर्फ टेक अवे और होम डिलीवरी होगी। बड़ी शाहराहों पर ट्रैफिक सिग्नल बंद होने पर गाड़ियों के इंजन बंद करने की तजवीज़ भी दी गई है। शहर में पब्लिक और प्राइवेट गाड़ियों को भी महदूद करने की तजवीज़ दी गई है, जबकि सरकारी दफातर में बुध के रोज़ आधे मुलाजमीन काम करेंगे और बुध और हफ्ते को सॉफ्ट लॉकडाउन के बाद शहर में नाके लगाने की भी तजवीज़ दे दी गई है। स्मॉग में इजाफे की सबसे बड़ी वजह लाहौर में गैर मामूली ट्रैफिक है। फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं स्मॉग में सिर्फ 7% इजाफे का मौजब बनता है। खिलाफ कानून काम करने वाली फैक्ट्रियों को बंद और भारी जुर्मानों की तजवीज़ ज़ेर गौर है। ये वो अहम इकदाम हैं जो किए जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं। हमें ज्वाइन किया है राना वहीद ने। राना वहीद, क्या तजावीज़ें पेश की गई हैं? किस तरह से स्मॉग पर काउंटर किया जाएगा, काबू किया जाएगा? जी बिल्कुल, जो है स्मोक की शिद्दत में इजाफे का जो मामला है, लाहौर एक बार फिर जो है आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया है। इस हवाले से निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने स्मोक के हवाले से अहम इजलास आज तलब किया है। पंजाब में स्मोक के तदारक के लिए सॉफ्ट स्मोक लॉकडाउन जो लगाने की तजवीज़ जो है वो तैयार कर ली गई है। हमारे ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि महकमों की तरफ से बुध को तमाम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बंद करने की तजवीज़ है, जबकि हफ्ते के रोज मार्केटें, जिम, सिनेमा, थिएटर और फैक्ट्रियां मुकम्मल बंद करने की तजवीज़ है। इसी तरह हफ्ते के रोज जो रेस्टोरेंट है उसको भी बंद करने की तजवीज़ है। सिर्फ टेक अवे और होम डिलीवरी ही मिल सकेगी। जबकि एक और तजवीज़ जो सामने आई है जिसमें बड़ी शाहराहों पर ट्रैफिक सिग्नल बंद होने पर गाड़ियों के इंजन बंद करने की भी तजवीज़ है। इसके साथ शहर में ब्लैक, पब्लिक और प्राइवेट गाड़ियों को भी महदूद करने की तजवीज़ सामने आ गई है। इसी तरह सरकारी दफातर में बुध के रोज आधे मुलाजमीन काम करेंगे, ये भी तजवीज़ सामने आई है। बुध और हफ्ते को साफ लॉकडाउन के बाद शहर में नाके लगाने की भी तजवीज़ सामने आ गई है। फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो धुआं है, स्मोक जो पैदा करता है, सिर्फ 7% इजाफा
उससे होता है। जबकि खिलाफ कानून काम करने वाली जो फैक्ट्रियां हैं जिसको बंद करना और भारी जुर्मानों की तजवीज भी ज़ेरे गौर है। लाहौर में दफा 144 के नफाज की भी तजवीज ज़ेरे गौर है। आज वज़ीर आला पंजाब जो मोहसिन नकवी है उनकी वज़ारत इजलास होगा, ये उसमें हतमी फैसले किए जाएंगे कि जो स्मोक को इंसदाद स्मोक के लिए कौन सी इकदाम उठाए जाएं। जबकि जो मकामी ज़राई इंतजामिया है उनकी जानिब से ये तजावीज़ जो है मुख्तलिफ महकमों से सामने आ गई हैं। जी ठीक है राना वहीद, तफसीलन अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। अभी कुछ बात करें आज के होने वाले इतना ही, कुछ ही देर में आप देख सकेंगे द न्यूज़ रूम। देखते रहिए PNN।